डुप्लीकेट या असली पहचानना मुश्किल। अर्तुगरुल के हमशक्ल पाकिस्तानी की सोशल मीडिया पर धूम। क्या शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला कर लिया? जानिए पाकिस्तानी अर्तुगरुल की ज़बानी कुछ देर बाद इसी शो में। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, अब 3 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलिए और मुख्तलिफ ब्रांड्स पर डिस्काउंट हासिल कीजिए। कराची के नौजवान ने इनामात से भरपूर ऐप बना ली। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले सब कुछ छोड़ छाड़ करते हैं मौसम की बात। बाद में आएंगे दुखों के ऊपर भी जो हम सबको मिले हैं, कराची के शहरियों को। लेकिन पहले मौसम का तस्करा बहुत ज़रूरी। काली घटाएं आ गई, छा गई, बहुत सारा पानी आ गया, इधर उधर दिखाई दिया, बिजलियाँ कड़क रही थी, बादल बरस रहे थे, गरज रहे थे और पानी हो गया था कराची। मॉनसून का ये तीसरा धुआंधार स्पेल। और फिर अगर आप आसमान की तरफ देखें तो खूबसूरती ही खूबसूरती, और अगर वापस ज़मीन पर आए तो आसपास देखें, सब कुछ गदला गदला। सड़कें नदियां बन गईं, अंडर पासेस में पानी, ऐसा लगा कि आप किसी तालाब में पहुंच गए। किरण क्या करें, केक बना के काट लें क्योंकि बारिश फिर हुई और पानी फिर आया है। और ये लगता है कि पीस ऑफ केक बन गया कि कितना बड़ा मसला होगा कराची को दरपेश। करना कुछ नहीं होगा, कह देंगे 90% शहर तो बेहतरीन। और कैसे कह देते 90% शहर बेहतरीन है? मैं हैरान हूँ। यानी आप एक किसी घर में जाएं और सिर्फ ड्राइंग रूम देखकर कह दें कि पूरा घर ड्राइंग रूम जैसा होगा, तो भैया ऐसा होता नहीं है। जिस शारा पर आप गए थे मान लिया कि वहां पर पिछले जुम्मे की तरह सिचुएशन नहीं थी, बट पूरा शहर कैसा था ये नाजरीन देख रहे थे समा पर भी, और सोशल मीडिया पर भी लोग ज़्यादा मनाजिर शेयर कर रहे थे। यानी शारा फैसल की बात करें, चलिए ठीक है, वहाँ बारिश हुई, वहाँ पर सिचुएशन कदरे बेहतर रही। लेकिन उसके अलावा गुलिस्तान जौहर, यहाँ पर सबसे बुरी सूरत हाल थी। वहाँ पर अक्सर ऐसे मकामात थे कि वहाँ पर गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई थीं, और जो गंदगी से भरे नाले थे, अगर उनकी बात करें तो नालों ने बिफर कर नकासी आब का निज़ाम बिठा दिया था। बहुत बुरा हाल रहा। हम आपको झलक दिखाते हैं कि कराची के शहरी अच्छे मौसम में भी किस अजाब से गुजरते हैं। कराची डूब गया। यह है शहर की सबसे वीआईपी शारा, शारा फैसल, जो घुटनों घुटनों पानी में डूब गई। गुलिस्तान जौहर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। यहाँ तो गाड़ियां ही कहीं गुम हो गईं। ये रहा गुरु मंदिर, यहाँ पानी के रेले बह रहे हैं। नॉर्थ कराची तो कहीं पानी में ही खो गया। नागन चौरंगी पर कश्तियां चलने लगी। क्या सड़कें, क्या गलियां और शाहराहें, सब चीख चीख कर इंतजामिया की नाअहली की कहानी सुना रही हैं। शहर के दीगर नालों की तरह गुज्जर नाला भी बिफर गया। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा साथ साबरी सवा कराची। तो यही मनाजिर रहे, यही परेशानी रही। एक बार फिर से बारिश आई और फिर कराची के शहरियों के लिए हादसात थे, मसाइल थे, शहरियों की जानें भी गईं और इसमें हर उम्र के अफराद मौजूद थे। साल बदल गए लेकिन कराची वालों की किस्मत न बदली। तूफ़ानी बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और डूबने के मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए और इसमें बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान गंवा बैठे। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिरकर जान बहक हो गया। नाले की कंडीशन है, यहाँ पे वो नाले की कंडीशन है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मोटरसाइकिल सवार की लाश निकाली। गार्डन फवारा चौक बिल्डिंग में काम के दौरान करंट लगने से इलेक्ट्रिशियन जान से गया। 55 साला यूसुफ पानी की मोटर ठीक कर रहा था। लांडी कजाफी टाउन में ग्राउंड में करंट लगने से 22 साल का नौजवान उस्मान जाँ बहक हुआ। कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब नाले में डूबकर 5 साला बच्ची और गुलशने हदीद में ताहिर मेडिकल के करीब करंट लगने से 10 साल का बच्चा जाँ बहक हुआ। कराची के इलाके जहांगीराबाद में बारिश के बाद लोगों का सामान पानी में बह गया। इलाका मकीनों ने घर के बाहर रात गुजारी। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन।
जी बिल्कुल, देखें मैंने आपको इससे कुछ देर कबल भी इलाके की सूरत हाल से आगाह किया था कि कल बारिश के बाद होने वाली तबाही जो नाज़िमाबाद के इलाके जहांगीराबाद उस्मानिया में मचाई, सिर्फ नाले में सफाई ना होने की वजह से इलाके की सूरत हाल से मैंने आपको कुछ देर पहले आगाह किया। अब मैं इलाके में जो मकान बने हैं उस मकान में कितनी तबाही हुई है, उन लोगों ने रात किस तरह से गुजारी, क्या उनका कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि मगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ इतनी ज़्यादा कीचड़ है कि मेरा चलना भी जो है यहाँ पे बड़ा दुश्वार है। बहुत मुश्किलों से मैं ये रास्ता अबूर करके इनके घरों तक पहुँचा हूँ और इसके बाद में ये उनसे घर के अंदर का भी जो है मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा कि घर के अंदर के क्या मनाजिर हैं, कितना सामान जो है वो इन लोगों का बारिश और नाले के पानी में सब बह गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो नाला गुजर रहा है ये औरंगी टाउन से मुंसलिक होकर ये नाला यहाँ से गुजरता है उस्मानिया जहांगीराबाद के पास से। यहाँ पे आवाम और यहाँ के शहरियों ने जो इलाका मकीन है उन्होंने जो मुझे बताया, ये देखें यहाँ कीचड़ इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि इतनी ज़्यादा कीचड़ है। तो इलाके मकीन की मैं आपको बात बताऊं तो उनका कहना ये था कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई है और जिसकी वजह से जो नाले में तग़यानी आई तो तकरीबन कोई 5 फीट की दीवार उबूर करके सारा बारिश और नाले का पानी जो है वो रोड पर आया। रोड पर आने के बाद घरों में दाखिल हो गया और हम जो इलाके मकीन हैं, जो घर के मालकान हैं, वो उनका कहना यह था कि हम अपने अपने कामों पे मौजूद थे, अपने कामों पे गए हुए थे। हमें पता चला कि बारिश हो रही है। हम जब वापस आए तो इतना ज़्यादा पानी रोडों पे जमा हो चुका था, नाले में तग़यानी आ चुकी थी, नाला जो है वो रोड पर आ गया था, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया था। तो हम अपने घरों के अंदर दाखिल नहीं हो सके, हमें अपने घरों तक रसाई नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो हमारा सामान था, जो हमारा असासा था, वो जो है पानी में बह गया है। जो कुछ ऊपर की जानिब रखा हुआ था वो कुछ बचा है। ऐसे में इनकी जो फैमिली है, हमारी इनसे जो बात हुई, इनसे हम फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं कि इनकी फैमिली रात कहाँ गुजारी, इन्होंने रात किस तरह से गुजारी। पानी आ चुका था, जबकि हम परेशान हो गए तो हमारी फैमिली को हमने फिर दूसरे करीबीदार घरों पे भेज दिया। इस वजह से परेशानी के बहुत हमारा सामान वगैरह सब कुछ चला गया। किसी के फ्रिज गए हैं, किसी का सामान गया, हमारा भी काफ़ी सामान चला है घर का। देखिए यहाँ पे लोगों का कहना यही है कि काफ़ी परेशान है। फैमिली को जो है हमने कहीं और मुंतकिल किया क्योंकि यहाँ रहने के घर जो है वो बिल्कुल काबिल नहीं था। सारा कीचड़, नाले की सारी कीचड़, बारिश का पानी से पूरा घर गंदा हो चुका था। अच्छा, मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ अगर कि यहाँ जो सामान है इनका वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। जो थोड़े बहुत बर्तन जो ऊपर की तरफ थे वो बाकी बचे हैं, बाकी कुछ पलंग जो है वो रह गए हैं, बाकी सारा सामान जो है वो बह गया है। लोगों ने यहाँ पे शिकायत जो हमसे कही, वो उनकी शिकायत ये थी कि यूसी चेयरमैन को बार बार जो है वो बताते, शिकायत करते कि नालों की सफाई जो है वो बर वक्त करवा ली जाए, मगर ऐसा नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से जो है इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर सफाई बर वक्त हो जाती तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना हो पाता। और यहाँ देखें कि ये सामान इनका जो बाकी जो सामान बचा है वो ये टोटल बचा है। बाकी सारा सामान जो कि ये बता रहे हैं कि हमारा जो पानी में बह गया। ऐसे में खाने पीने की जो अशिया थी वो चली गई और कुछ इन्होंने बताया है कि मसेरी, सोफ़े और LCD मोबाइल फ़ोन्स ये सारे पानी में बह गए। जबकि यहाँ जो इलाके की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है, एक अजीब सूरत हाल है कि यहाँ चल फिर नहीं सकते। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो है चलना फिरना जो है वो मुहाल है। ऐसे में मैं आपको आखिर में सिर्फ यही आखिर में आपको बताऊं कि यहाँ सिर्फ एक घर नहीं है, यहाँ लाइन से सैकड़ों घर हैं जिनका यही हाल है। उनका तमाम सामान जो है वो पानी में बह गया है। और ख़ाली ये इस साल की बात नहीं है, यहाँ के इलाके मकीन कहते हैं ये खाली इस साल की बात नहीं, हर साल का हमारे लिए यही रोना है, हर साल हमारा यही नुकसान है। जी, यासिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हम तस्करा कर रहे हैं, क्यों ना कराची की अहम शाहराह की बात कर लें जो एक तरफ से बिल्कुल स्मूथ लेकिन दूसरी तरफ से पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं शारह फैसल से, और उसी से मुल्हिक़ है जनाब FTC का आसपास का एरिया और वहाँ की सड़क। तो मैं ज़रा इसी के बारे में अपडेट ले लेती हूँ। सऊद बिन मुर्तज़ा, एक तरफ से पानी निकालते हैं, दूसरी तरफ फेंक देते हैं और फिर उसके बाद में जो मसाइल देखने में आते हैं, ज़रा हमें उनके बारे में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कराची की सबसे अहम शाहराह है शाहराह फैसल, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर पानी आए रुका हुआ है
तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर कैमरामैन मोहसिन आपको मेरे पीछे दिखाएं कि यहाँ पर पानी कुछ अभी जो है थोड़ी देर पहले जब हम लोग यहाँ आए तो कंटोनमेंट बोर्ड ने निकाला है, लेकिन अब भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर पानी जगह जगह मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस जो है ऐसे हालात में सड़कों पर नजर आती है ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए, लेकिन इनका भी यही कहना है कि पानी की वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिससे और अभी जो कैंटोनमेंट का जो अमला था वो गटर खोलता हुआ नजर आया जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो इससे पहले किसी को होश नहीं था। शारा फैसल पर दूसरी तरफ जो नर्सरी जाने वाला ट्रैक है उस पर भी यही सूरत हाल है, और यही नहीं बल्कि शहर की बेशतर अहम शाहराहों पर यही सूरत हाल है कि जगह जगह जो थोड़ा थोड़ा पानी है जिसको खुद नहीं खत्म होगा। सऊद अभी आपने खुद जिक्र कर दिया, नर्सरी की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ नाजरीन को एक बार फिर हम बता देते हैं कि हम लाइव शो कर रहे हैं, सऊद लाइव हैं। और सईद गनी साहब का ट्वीट सबने देखा, कल उन्होंने किया कि 5:27 पर कराची का शारा फैसल और यहां पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हुई। उन्होंने जो दिखाया, तो आज हम क्या दिखा रहे हैं? सऊद, आप और मैं झूठ बोल रहे हैं, सईद गनी साहब सच कह रहे थे। देखिए, कल वाली सूरत हाल तो अब नहीं है, क्योंकि कल जिस तरह से बारिश हो रही थी और इससे पहले भी पिछले हफ्ते बारिश हुई तो उसमें तो घुटने घुटने पानी जो शारा फैसल की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि शारा फैसल क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो यहाँ पर एक गाड़ी अगर स्लो होती है तो उसके पीछे लंबी लाइन लग जाती है, और क्योंकि बारिश का पानी जब जमा होता है तो लोग अपनी और दूसरों की एहतियात के लिए गाड़ी को स्लो कर लेते हैं। पानी से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार इसमें सफर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर मुतासिर हो रही है। सब थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। एक तो ये कि ये बिल्कुल स्मूथ सीधी सीधी शारा है, शारा फैसल, लेकिन ये जो इसके मुख्तलिफ कट्स हैं, दूसरी तरफ को जाती हुई सड़क है, एफटीसी के पास वाला एरिया है, वो वाली सड़क है, नर्सरी वाला कट है, वो वाला एरिया है, जो कि निस्बतन कहीं कहीं पर ऐसे लगता है कि नीचे की तरफ भी बने हुए हैं वो। तो अगर ये दावा करते हैं कि जी शारा फैसल स्मूथ कर दिया हमने शारा फैसल, और वहां पर तो पानी भी नहीं है और ट्रैफिक भी नहीं है, कुछ देर के बाद में सब कुछ सही हो गया, तो ये जो बिल्कुल जुड़े हुए हिस्से हैं इसी रोड से, वो भी तो सही करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर कोई ये कहते हैं कि जी शाम 5 बजे पानी जमा था और 8 बजे रात को नहीं था, तो 8 बजे रात को इसी एफटीसी के पास वाली रोड पर पानी था और अब वहां पर सिचुएशन वर्स हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शहरी इंतजामिया और दीगर इदारों की ही जिम्मेदारी है इस पानी को निकालना। जगह जगह ये जो एसटीडीसी का कट है इस पे भी रात से अभी तक पानी था। सुबह जो है इंतजामिया के कुछ लोग पहुंचे हैं कि पानी को निकाला जाए, जब उनको ये लगा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम हो जाएगा, क्योंकि आज पहला वर्किंग डे है, पीर के रोज वैसे ही सुबह ट्रैफिक ज्यादा होता है, गुज़र रोज क्योंकि इतवार था ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता। तो इंतजामिया के कुछ लोग पहुंचे ताकि गटर खोले जाएं और जो पानी है उसको मशीनरी के जरिए निकाला जा सके, क्योंकि इन मकामात पर जो पानी खड़ा होता है अगर उसको खुद से मशीनरी के जरिए मैनुअली नहीं निकाला जाए तो वो खुद से खत्म नहीं होता जब तक इंतजामिया उसको नहीं निकाले। उसकी वजह से शहरियों को रॉन्ग वे भी जाना पड़ता है, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, और शारा फैसल पे यही वजह है कि जगह जगह ट्रैफिक जाम मिलता है और लोग घंटों जो है सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमारे साथ थे, सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। तो एक तरफ है शारा फैसल और दूसरी तरफ है उससे निकलने वाले रोड्स, लेकिन मसला ये है कि पिक्चर में आपको एक शारा की दिखा दूं और बिल्कुल उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरा जो हिस्सा है उसके बारे में अगर मैं आपको ना बताऊं तभी भी जोग्राफिया यही रहेगा, तभी भी रोड्स यही रहेंगी, तभी भी मसाइल अपनी जगह रहेंगे। लेकिन किरण, जो दावा किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से कि 90% कराची में मसला नहीं है, तो आज हम आपको दोबारा से कुछ मनाजिर दिखाते हैं, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, फिर देखकर फैसला आप कर लीजिए कि कल कराची में सूरत हाल क्या थी। ये देखिए, कराची में मुख्तलिफ इलाके ऐसे जहां बारिश का पानी जमा, और ऐसे में हमें इंतजामिया नजर नहीं आ रही, लेकिन नजर क्या आ रही है? वर्दी नजर आ रहे हैं रेंजर्स वाले। यानी कराची में बारिश आया, पानी आया, सिंध हुकूमत तो ना आया, लेकिन रेंजर्स वाला बाहर आया, मदद को आया, और उन्होंने इस जो भी यहाँ पर शहरी फंसे तो उनको यहाँ से निकाला। अच्छा जी, इनका काम क्या है कि ये कराची में अमन को कायम रखें, मगर मसला ये है कि ये मसाइल को देखते हैं ना तो ये पीछे नहीं रहते, ये कराची के शहरियों की मदद को आगे बढ़ते हैं। किस तरह से देख लीजिए, ट्रक, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, रिक्शे में बहुत सारा सामान लदा हुआ है, लेकिन ये आगे बढ़ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। और ये सब कुछ इन्हें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इंतज़ामिया कहीं गायब है, शहर का इंतज़ाम ठप पड़ा है, 4 बूंदें बरसें। चलिए मैं इन 4 बूंदों को 4 घंटे की बारिश कह देती हूँ आपके दिल की तसल्ली और तशफ़ी के लिए। तो जनाब,
जरा बारिश हुई और आपकी कलई खुल गई, आपके निजाम की कलई खुल गई, और फिर जिनका काम था कि वो गोली ना चलने दें वो आगे आए और उनको हेल्प करनी पड़ी। हमें रेंजर्स को देखना पड़ा पूरे शहर में किस तरह से उन्होंने शहरियों की मदद की। अब आपको एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लेकर चलते हैं। और जब मवेशी मंडी अभी लगी नहीं थी, अभी सजी नहीं थी, अभी स्टॉल नहीं लगे थे, अभी व्यापारी नहीं आए थे, तब भी हमने इस पर बात की थी और हमने ये सवाल उस वक्त भी उठाया था कि क्योंकि मॉनसून आने वाला है तो ऐसे में बारिश होगी तो क्या निकासी आपका सिस्टम है। और उस वक्त यावर रज़ा साहब तर्जुमान मवेशी मंडी साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस बार इंतज़ाम बेहतर हैं। अगर इंतज़ाम बेहतर हैं तो ये तस्वीर क्या बता रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया था तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया। सर आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है, कहा था आपने कि इंतज़ाम इस बार बेहतर है। क्या आप भी यही कहेंगे, ज़्यादा बारिश आया और ज़्यादा पानी आया? बहुत शुक्रिया आपका समा का। सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि समा सिर्फ सवाल जवाब में साथ नहीं था। समा ने इस मेहनत में इस मंडी को लगाने के अंदर जितने एफर्ट्स पुट किए, समा के बहुत एफर्ट्स हैं इस मंडी को कराची वालों के लिए एस्टेब्लिश कराने में। और आज का सवाल भी उसी एफर्ट का एक हिस्सा है सर। हम चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो बिकॉज अभी कुछ दिन बाकी हैं। हाँ, ये पॉजिटिव अप्रोच है। और जब आपने इतनी मेहनत करके इस मंडी को लगाया इस शहर की आवाम के लिए, आपको और मुझे दोनों को एहसास है कि हमने कितनी मेहनत की है। और अब व्यापारियों के लिए और शहरियों के लिए यहाँ पे सहूलतें प्रोवाइड करना। और ये बारिश में जो आप मुझसे एलिमेंट पे बात करें, बारिश देखिए, कल जो बारिश हुई उसके बाद मंडी के अंदर तमाम तर चीज़ें उसको रिजॉल्व करने के लिए मौजूद हैं। जिस पिक्चर में आप पानी का खड़ा हुआ देख रहे हैं तो वहाँ पे 6 पंप के साथ पानी निकाला भी जा रहा है। आज भी अगर आप सुबह की फुटेज आपके पास आ जाएगी आज की मॉर्निंग की, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे ट्रैक्टर्स के थ्रू पानी को ड्रेन किया गया है, पूरी नालियाँ बना के सीवरेज के लिए। प्लस ये है कि आपने पंप्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारी इंतज़ामिया मौजूद है। ऐसा नहीं है शहर की तरह कि जब पानी खड़ा हुआ तो लोगों की गाड़ियाँ बह गई और जानवर बह गए। एक और बात, छोटी सी बात, कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कितने लोगों को करंट लग गया, वो हो गया, पोल से जानवर मर गए। तो आपके चैनल के तवज्जो से सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि आपको ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं है, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। क्योंकि वजह यही है कि इंतजामिया पूरी तरह हरकत में थी। हम हर तरह से प्रिपेयर हैं, हमें पता है कि बारिश का कितना पानी आना है और हमने क्या काम करना है। और हम आखिरी मोमेंट तक, कल रात तक हमने सारी चीजें अपनी मुकम्मल की हुई हैं। आपको उसमें ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ पे ड्रेनेज के लिए सिस्टम नहीं है या पंप्स नहीं है पानी निकालने के लिए या बिजली से करंट लगने का खतरा है। आप इतना मुतहर्रिक रहे सारे के सारे, आप लोगों ने अच्छी प्लानिंग के साथ में काम किया, इस चीज़ को जहन में रख के किया कि बारिश आएगी, ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर उसके बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होंगे, जो लोग वहाँ पर कारोबार के लिए आए। ज़्यादा बारिश आएगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ये होना चाहिए कि ज़्यादा पानी आए तो ज़्यादा काम भी करना होता है। तो आप लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग करके रखी, वो उसका इम्पैक्ट भी फिर दिखाई दे रहा है। जितना नुकसान हो सकता था, जितनी परेशानी हो सकती थी, वो नहीं है, अभी चीज़ें कंट्रोल में। बहुत सिंपल, मैं पॉइंटर्स आपको बताता हूँ। कोई जानवर का नुकसान नहीं है, कोई इंसानी जिंदगी का नुकसान नहीं है। 24 घंटे बिजली चल रही है, आपकी बिला तातुल बिजली प्रोवाइड की जा रही है इस बारिश के इतने टफ टाइम के अंदर भी। बेहतरीन, हर चीज मौजूद है। देखिए, ये अल्लाह ताला की तरफ से और हमने इसको फेस करना और हम तैयारी के साथ है। हम किसी पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, ना ही ये कहेंगे कि ऐसा तो होता है, क्योंकि हर चीज अगर आप मेहनत करें तो प्रिपेयर की जा सकती है और उस पर काबू पाया जा सकता है। वाह वाह। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे कारोबार हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का है। मैं समा के चैनल से फिर एक बात, आप लोग देखिए, जो आवाम आ रही है वो हमसे झगड़ा करती है कि आप दरवाजे खोलें, हमें अंदर आने दें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा आवाम की गलती है, आवाम अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलेंगे वो कैसे बेचारे पहुंचेंगे, लेकिन हम हुकूमती अहकामात के ऊपर अमल दरामद हमारी जिम्मेदारी है, वो आप लोग कर रहे हैं। सेकेंडली व्यापारी जो यहाँ पर लाखों रुपए करोड़ों का माल लेकर आया हुआ है, वो रो रहा है, वो लड़ रहा है हमसे, एहतजाज कर रहा है। वो चाहते हैं कि उसी तरह से 24 आवर्स मंडी ओपन हो।
बिल्कुल सर, लेकिन मुझे ये जरा समझाइए यावर साहब कि ये मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी और आपने कहा कि पूरे मुल्क में अगर मंडियां शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी तो कराची के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, और आप लोगों ने हुकूमत तक ये बात पहुंचाई है कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो खरीदार हैं, वो रात में निकलते हैं, शाम के बाद निकलते हैं। तो क्या हुआ कि वहां से हुक्म आ गया कि 7 बजे बंद हो गया, आपकी बात को निगेट कर दिया गया? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी राब्ते में हूं, मुझे आज भी बहुत होप है अपनी गवर्नमेंट के साथ। देखिए, हम गवर्नमेंट से अलग नहीं है, हम उनके पास अपने व्यापारियों का, अपने कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पहुंचा रहे हैं। सुबह शाम हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए व्यापारी परेशान है, अवाम परेशान है, उसको इस सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए वक्त चाहिए। जी, अब तो वक्त भी बहुत कम रह गया ये काम करने के लिए, सबके लिए। एग्जैक्टली, अब अगर इजाजत मिल जाए तो प्रेशर भी कम होगा, आप लोग मैनेज भी अच्छा करके दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए अगर आप 7 बजे लॉक करते हैं तो वहाँ एक रश का एक जमे गफीर होता है। अगर आप यही 24 घंटे पे रखेंगे तो हम SOPs को अच्छे से मेंटेन करवा सकते हैं। मतलब उम्मीद है कि हुकूमत आपकी इस बात को सुनेगी और इजाजत मिल जाएगी आपको दोबारा से 24 आवर्स, या फॉर दैट मैटर थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देंगे शाम 7 बजे से, या नहीं? मैंने फ्रॉम डे फर्स्ट आपसे कहा, आपका मेरा रोल है कि हम अपने मैसेज कन्वे करें और मेहनत करते रहें। हम नहीं, और देखें, हमें इस पे अमल करवाना हुकूमत ने एक हमें दिया है, हम उसको अमल करेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर कन्वे करेंगे थ्रू योर चैनल, थ्रू योर मीडिया, कि भाई आप समझें इस कराची वालों को, कराची वालों के साथ ये प्रॉब्लम है। सर एक बात और सर, जो शहरी जा रहे हैं वहां पर और जब उन्हें मालूम होता है कि मंडी शाम 7 बजे बंद हो जाती है या हो रही है, तो वो कहते हैं कि जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। तो मुझे जरा समझाइएगा कि अगर आप बात पहुंचाते हैं सिंध हुकूमत तक और सिंध हुकूमत मौक़िफ़ रखती है NCOC में और वहां से आ जाता है कि मवेशी मंडी 7 बजे ही बंद होनी है, तो यानी NCOC ही डिसाइड कर रहा है, इसमें सिंध हुकूमत तो एटलीस्ट सपोर्ट कर रही है आपको? नहीं, देखिए, हमारा सिंध हुकूमत से कन्विंस है, और सिंध हुकूमत को कन्विंस होने के बाद स्टैंड लेना है और कराची वालों की नुमाइंदगी उसी तरह से करनी है। हम अपना काम पूरा करें, सिंध हुकूमत अपना काम पूरा करिए, बाकी तो देखिए आप हायर अप्स की बात है कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी अवाम अपनी जगह राइट है, व्यापारी अपनी जगह राइट है। मैं उसके एहतजाज के खिलाफ नहीं हूँ, वो हमसे लड़ते हैं, मैं फिर भी उनको कहते हैं कि देखिए आप सब्र करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इस आखिरी के 3-4 रोज के अंदर भी हम होपफुल हैं कि अगर हमें वो हो जाएगा तो हम पूरी तरह से अपनी टीम के साथ सपोर्ट करेंगे। यावर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। तर्जुमान मवेशी मंडी बताए कि अगर आज भी काम करने की इजाज़त मिल जाए, अच्छा खासा वक्त वैसे गुजर चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हालात को कंट्रोल रखने की, और इसीलिए वो कहते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं कि हमें पूरी तरह से काम करने का मौका दिया जाए, जो व्यापारी आया है उसको नुकसान से बचाया जा सके। अब देखिए, ये सिचुएशन है मुख्तलिफ शहरों से जो रिपोर्ट हो रही है कि जहाँ जहाँ मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर SOPs को फॉलो कराया जाए, इसके लिए फिर लिमिटेड टाइम है बिजनेस करने के लिए, ये सारे चैलेंजेस हैं। और यहाँ तो बारिश भी हो गई, लेकिन एक मसला है कि जो अपनी जगह कोरोना के बाद से अब तक लोगों का अज़्म है, लोग कुर्बानी करना चाहते हैं हमेशा की तरह, शायद इस बार थोड़ा और ज़्यादा दिलो जान से, लेकिन परचेजिंग पावर ये एक मसला बनती चली जा रही है। मैं पेशावर का तस्करा कर लेती हूँ, यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि कारोबार यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर व्यापार कैसे हो रहा है मवेशी मंडी में, और यहाँ पे मसाइल क्या क्या है। साद बिन उवैस हमारे साथ है। जी साद। ईद उल अज़हा को एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी रही है। पेशावर की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, जानवरों के क्या रेट्स हैं, आइए चलकर देखते हैं। लोग आते जाते हैं, डील करते हैं, लेकिन सौदा नहीं बन जाता। तीसरा दिन है मंडी में फिर हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में रेट बहुत ज़्यादा है। कोरोना की वजह से लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के पास खर्चे के नहीं, और इधर से ये रेट इतने ज़्यादा हो गए। ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा ज़्यादा है, रास्ते का भी खर्चा ज़्यादा है, उधर भी जानवर महंगा है, और जानवर महंगा पड़ता है तो 80-90 हज़ार रुपये एक जानवर का फ़र्क है, तकरीबन 20-30 उसका रेट होता है।
मंडी में शहरियों का रश तो बहुत है, मगर हुकूमत की जानिब से लागू किए गए SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। तो SOPs पर अमल दरामद ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है जानवर तो ख़रीदने जाना है, लेकिन ऐसे में एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये तो हम बात करते हैं मवेशी मंडियों की। और अगर हम बारिश की बात कर लें, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता रोज़ कराची में जमकर बारिश हुई थी, क्या आज बारिश होगी ये तो एक सवाल है, लेकिन कल कितने मिलीमीटर बारिश हुई? गुलशन हदीद में 86 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और ऐसे में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर 25-30 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तो क्या आज भी बारिश होगी, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी? ईद पे भीगा भीगा सा मौसम होगा या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। माहिर मौसमियात जवाद मेमन ने हमें ज्वाइन किया। जवाद भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई, बारिश होगा? हाँ, आज कितना बारिश होगा, कितना पानी आएगा? शेब, आज भी चांसेस हैं कि शाम तक हमारे पास टाइम है कि आज भी एक और स्पेल हम देख सकते हैं। अगर कल के मुकाबले में बात की जाए तो जिस तरह कल जो है वो तकरीबन 70-80% चांसेस थे कि एक अच्छा स्पेल आएगा, आज जो है तकरीबन 50-60% चांसेस हैं कि एक और मॉडरेट तो कुछ इलाकों में हैवी स्पेल जो है वो शाम तक का हमारे पास टाइम फ्रेम है कि हम एक और स्पेल देख सकते हैं। वाह वाह। और ये भी बताइएगा ना थोड़ा सा लोगों को इस बारे में भी कि ये इतना अच्छा मौसम कब तक चलेगा, वो सब मैं छोड़ देती हूँ जो मसाइल हैं। थोड़ा सा लोगों का मूड भी बेहतर हुआ है, कल अच्छा मौसम था, सिर्फ बारिश नहीं हुई, हब्स की भी छुट्टी हो गई। किरण, ये अगले 1 से 2 दिन तो इसी तरह कंटिन्यू करेगा, और फिर आज रात से कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आज लेट नाइट से ये सिस्टम जो है वो तकरीबन फिसल आउट होना शुरू हो जाएगा। समुद्री हवाएं दोबारा जो है वो एक बार फिर जो है वो फुल पेस रहेंगी। और ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो ईद का बताएं। पहली तारीख और दूसरी तारीख जी, बहुत ज्यादा कोई तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफी अच्छा मौसम रहेगा, पासिंग शावर्स रहेंगे और सी ब्रीज भी जो है वो जबरदस्त चलती रहेगी। ओके, ये तो हमने सिर्फ कराची की बात कर ली। किरण, क्यों ना जरा थोड़ा सा आसपास का इलाका भी पूछें। ठट्ठा, बदीन, खैर पारकर, कल का मौसम, परसों का मौसम, ईद तक का मौसम आसपास या सिंध में कैसा रहेगा? शेब, आसपास भी तकरीबन इसी तरह मौसम रहेगा। पारकर में भी उम्मीद की जा रही है, सिंध के दूसरे इलाकों में भी आज उम्मीद है कि एक और छोटा मोटा स्पेल हो सकता है जब तक ये सिस्टम मौजूद है। जब ये सिस्टम चला जाएगा तो फिर इन इलाकों में जो है वो मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन गर्मी काफी हद तक कंट्रोल में रहेगी। और इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 या 6 अगस्त को जो है एक और स्पेल एक्सपेक्टेड है। इस दफा ये स्पेल जो है वो बे ऑफ बंगाल से आता हुआ है, फिर आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक के एंड पर एक और स्पेल सिंध में दोबारा हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, साथ मौजूद थे आप और मौसम की सूरत हाल के मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। क्या करें किरण, सबसे कह दें एक एक घोड़ा ले लें, क्योंकि गाड़ी पे बाहर निकलते हैं तो गाड़ी फंस जाती है। घोड़े पे निकलेंगे तो आप पहुंच पाएंगे। अरे घोड़ा तो सब ले लें, लेकिन अर्तुगरुल कहाँ मिलेगा? अर्तुगरुल मिलेगा, नया दिन पे मिलेगा आपको। अभी नहीं मिलेगा, कुछ मिनट के बाद यानी ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे पाकिस्तानी अर्तुगरुल से। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इसके साथ म्यूजिक भी देना। वेलकम बैक। तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाजी की मकबूलियत के बाद मरकजी किरदार एंगिन अल्तान से मुशाबियत रखने वाले पाकिस्तानी, इनके आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। कराची से नाम बता रहे हैं, हमारे ज़हन में तो अर्तुगरुल ही रहता है। अर्तुगरुल ही रहता है जनाब, और इनका ताल्लुक है कराची से। सीव्यू पर कुछ दिन पहले गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रमज़ान में इन्होंने वहाँ पे एक किरण वीडियो क्लिप शूट कराई विद अ हॉर्स, और उसके बाद से इनको कहा जा रहा है कि ये तो है भैया पाकिस्तानी अर्तुगरुल। तो जनाब हमने सोचा कि हम सभी फैन होते चले जा रहे हैं उस तुर्क अदाकार के, लेकिन उसके जैसा पाकिस्तान में कोई दिख गया तो हम कैसे छोड़ देते ये मौका कि हम उन्हें इनवाइट ना करते। तो आज इसीलिए तो हमने दावत दी मुस्तफ़ा हनीफ को नया दिन में ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने शो में। थैंक यू सो मच। मैं ठीक ठाक। ये बताइए कि पहले भी लोग आपकी तारीफ करते थे या अब आपको देखकर ज्यादा ठिठकते हैं कि वो देखो अर्तुगरुल जा रहा है? अब जो है वो ये चीज़ सोशल मीडिया और मीडिया पे आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और लोग आते हैं सेल्फी लेनी है पाकिस्तानी अर्तुगरुल के साथ में, इसके लिए
बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोग घर पे भी आ रहे होते हैं मिलने के लिए, काफ़ी सारे अपने घर पे भी इनवाइट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं मिलना। और ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके कज़न हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई पहले ये होता था कि हम बताते थे ये हमारे भाई हैं, अब हम ये बताते हैं हम अर्तुरुल के भाई हैं। जी बिल्कुल, अब वो सब मेरे साथ जो भी उनकी पिक्चर्स हैं वो सब अपने स्टेटस पे लगा रहे होते हैं और सब अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है। क्या बात है। थोड़ा सा बताएंगे हनीफ, जो वीडियो आपने शूट करवाई सी व्यू पर जाकर, कब करवाई, कैसे करवाई, आइडिया कैसे आया, और इसमें जो आपका अटायर है, फिर आपने घोड़ा लिया और वो सारा ज़रा बताएं हमें, क्या सीन था बॉस? अच्छा, कुछ इस तरह था कि मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि अब मुझे इसके ऊपर वीडियो एक बना लेनी चाहिए, लेकिन सोचना एक अलग बात होती है, उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो उसमें टाइम लगता है, तो मैं काफ़ी लेट होता जा रहा था। फिर मैंने बोला लेट्स डू इट। फिर मैंने हॉर्स अरेंज किया रेंट पे, ये रेंटल जो है वो ड्रेस अरेंज किया मैंने, और इसके बाद फिर ये अर्तुरुल का ड्रेस रेंट पर मिलता है? ये इस एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम मार्केट से मैंने जो है वो रेंट पे अरेंज किया था, जो थोड़ा कम से कम उससे क्लोज तो हो, वैसा लग जाए। जी जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही। फिर मैं फजर के बाद निकला था, मुझे याद पड़ता है, और कैमरामैन अलग आया था और फिर हमने जो है वो सारा ये शूट किया था। और ये कि अब अर्तुरुल है, हॉर्स है, वो घोड़ा है, वहाँ पर साहिल है, हसीन नज़ारे हैं, इसमें थोड़ी कमी सी है शुएब। तलवार नहीं है? हलीम सुल्तान। ओह यस, हलीम सुल्तान नहीं है। आपने नहीं सोचा कि हम एक हलीमे भी तलाश कर लेते हैं, क्या पता मिल जाए? क्या पता है, देखें अब एक मैं हम शक्ल निकल आया तो हो सकता है बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि उससे भी रिजेंबल करने वाला कोई कैरेक्टर आ जाए सामने। क्या पता खुद से कोई कांटेक्ट कर ले कि वो खातून बताएं कि वो हलीमा सुल्तान जैसी दिखती हैं, फिर वो भी कहीं से उन जैसा ड्रेस और वो माथा पट्टी जो हैवी से ज्वेलरी है वो लेकर आ जाए, या वो मिल जाए तो फिर आप खुद ही से बाकी सारी चीजें अरेंज कर लेंगे कि अब ज्यादा बेहतर वीडियो बनेगी। बिल्कुल हो सकता है। मैंने बल्कि सुना भी है शायद कि कोई सोशल मीडिया पे कोई नाम है इस तरह का, है कोई इस तरह की जो है वो चीज़ सामने आ रही है कि किसी की रिजेम्बलेंस है इस तरह। अच्छा ये बताइए कि आप अपनी हलीमे के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, रियल लाइफ हलीमे आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। रियल लाइफ? हाँ जी, मेरी जी बिल्कुल है, मेरी शादी हो चुकी है 4 साल पहले और मेरा एक बेटा है माशाल्लाह 3 साल का। उनका रिएक्शन क्या होता है? वो देखती है अर्तुरुल गाजी, उसको फॉलो करती है, या वो कहती है मेरे घर में मौजूद है, मुझे जरूरत नहीं देखने की? नहीं, अब तो खैर वो बहुत खुश है माशाल्लाह कि जितनी जो है वो फेम मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी ये कि उन्होंने भी देखा ये ड्रामा बिल्कुल, और वो अप्रिशिएट भी करती हैं बहुत। हनीफ कितने सीजन्स देख लिया है? सारे सीजन्स देखे हुए हैं? मैंने तो 1 महीने में सारे सीजन जो है वो देख लिए, इसके जितने भी थे 5 सीजन। इतना फास्ट गए हैं आप? वाओ। जी बिल्कुल, उसका एक अपना ही क्रेज है उसका। अगर फिर हम कहें आपसे कुछ डायलॉग्स अर्तुरुल के जो आपको लगा कि बड़े ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, ज़ाहिर है जब आपकी रिजेम्बलेंस हो तो आप उनको अदा भी करना चाहेंगे उन डायलॉग्स को, इफ़ यू वांट टू। बिल्कुल, सबसे बड़ा जो है वो किसी भी एक्शन सीन के ऊपर उसकी एंट्री होती है तो वो अपना इंट्रोडक्शन को जिस तरह बताता है, सुलेमान शाह ओलू अर्तुरुल मींस आई एम अर्तुरुल गाजी सन ऑफ सुलेमान शाह, तो ये इसका एक बड़ा फेमस डायलॉग है। और उनकी 1-2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान भर में पसंद की जा रही हैं, जैसे वो एंट्री वाली बात आपने की, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज लोगों को अच्छा लग रहा है, जैसे वो दुआ मांग रहे होते हैं, या वो गुस्से में आके उसको जब्त करना और फिर उस पर फिर रिएक्ट करना। वैसे 1-2 एक्सप्रेशंस मैंने आपके भी नोट किया, आपने उनको अच्छा खासा जो है ना फॉलो किया है आपने। जी बिल्कुल, मैंने इतना इंटरेस्ट से देखा है, इसके बाद फिर मैंने बोला क्या क्या चीज़ें जो है वो मेरे साथ मिलती हैं, तो मैंने देखा फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी जो है वो मैच करते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर आप लोगों ने शायद देखे हो कि फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफ़ी मैच। अच्छा, जब से ये ड्रामा आया आपने तो उसको देखिए ना एक वैसी लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में देखा, यहाँ जब उर्दू में इसको नशर किया जा रहा है तो लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं। लोग ना अपने आसपास इन किरदारों को इतना ज़्यादा अपने आप को रिलेट करने लगे, इतना पसंद करने लगे कि ढूंढते हैं। जैसे गंदोख्तू गुलदारू, वो उनके भाई उनको देखते हैं, जैसे कि करतोगलू। आसपास आजकल हमारे भी यही होने लगा है ना कि अगर किसी के बारे में ये कहना हो कि थोड़ा बच के रहना, तो कहते करतोगलू है, थोड़ा संभल के। तो ये बताओ कोई करतोगलू आपको टकराया आज तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सामने तो नहीं आया। जब सामने आएगा तो सरकलम कर देंगे। ग्रेट। अच्छा, ये तो बड़ी इंतहा पे पहुंच गए। हाँ, मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे बताएं कि एंगन अल्चान, इनसे कोई राबता आपने किया, कोशिश की इंस्टाग्राम पर या किसी और ट्विटर या किसी और साइट के थ्रू कि कांटेक्ट हो सके आपका, इनसे बात हो सके?
कांटेक्ट मैंने करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया, लेकिन मेरा इंशाल्लाह प्लान है, मैं टर्की विजिट कर रहा हूँ जल्दी इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे मुलाकात हो जाएगी काश से। और इस सारे के सारे सिलसिले में ना ये भी बताइएगा, कोई स्टाइलिस्ट आपको नहीं टकरे कि मैं आपके बालों का कलर ऐसे डाई कर देता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ तो ये थोड़ा और रिजेंबल करने लग जाएंगे आप? जी, मुझे इस तरह काफ़ी सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आए हैं कि अगर आप जो है वो हेयर डाई इस तरह कराना चाह रहे हैं, ये वो, तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बिल्कुल इसी तरह का हेयर स्टाइल कर देंगे और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मैच हो जाएंगी। ऐसा करने जा रहे हैं आप? मैं अगर टर्की जाऊंगा तो इंशाल्लाह, मैं इससे पहले सोचा है मैंने कि हेयर डाई करा लूंगा। आपकी ख्वाहिश वैसे इसके अलावा, यानी टर्की जाना, उनसे मुलाकात के अलावा, क्या अगर पाकिस्तान में रहते हुए आपको कोई ऑफर हो किसी ड्रामे की, एक्टिंग की, और रोल ज़रा हो सकते डिफरेंट ही हो, तो वुड यू लाइक टू डू दैट? देखें, अगर के इस्लामिक कोई सीरीज़ हुई इस तरह की तो उसके ऊपर मैं जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट शो करूंगा अपना, अगर के वो इसी तरह की कोई मिलती जुलती कोई सीरीज़ हुई इस तरह तो। लाइंस याद हो जाएंगी, डायलॉग्स याद हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे, तो कोई मसला और नहीं। एक्शन, फिटनेस, वो बताइए। वो भी सारी चीज़ें अभी वो करते भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए अभी फिटनेस पे ध्यान है आपका? डाइटिंग है, जी जिमिंग? बिल्कुल है, जिमिंग करता हूँ। जिमिंग तो करते हैं, लेकिन ये बताएं कभी एक्टिंग का आपको मौका मिला? एक्टिंग, मॉडलिंग या शोबिज़ से वाबस्ता कोई और ऑप्शन, कोई और ऑफर? नहीं, एक्टिंग से रिलेटेड तो कोई भी जो है उस तरह का अभी तक मौका नहीं मिला। लेकिन आपने कहा कि मैं खुद ही ये मौका जनरेट कर लेता हूँ, एक वीडियो कर लेता हूँ बस। जी बिल्कुल। वैसे अब तक इस वीडियो पर जो आपने सीवी पर शूट करवाई थी, इस वीडियो पर रिस्पांस कितना अच्छा आया, अगर आप शेयर कर सकें? इतने व्यूज़, इतने शेयर्स। इस वीडियो जिसकी आप बात करें हॉर्स राइडिंग वाली, इसके अराउंड तकरीबन 3 लाख प्लस कुछ व्यूज़ हैं, काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर और भी शेयर हुई है, यूट्यूब पे अलग व्यूज़ हैं। और रिस्पांस की अगर बात करें तो रिस्पांस माशाल्लाह जो है लोगों का बहुत अच्छा है, कहूँ कि 99% लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने बोला मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाएं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच हनीफ, साथ मौजूद थे आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपकी ख्वाहिश है ना टर्की जाना और तुरुल की टीम से मिलना, कास्ट से मिलना, ये भी पूरी हो जाए। उसके अलावा अगर आपको अच्छी सी ऑफर मिल जाए जिस तरह का आप काम करना चाहें तो और अच्छी बात है। वो वहाँ जाएंगे ना तो फिर वो बाल भी डाई करा के जाएंगे, उन्होंने पहले ही कह दिया। हमें साथ लेकर जाएंगे? हम दोनों वैसे ही कुछ प्लान कर लेते हैं क्योंकि हमारे मामला सारे के सारे छुट्टी मिलेगी कि नहीं के ऊपर। नहीं किरण, आजकल हालात ऐसे हैं, छुट्टी मिलती भी नहीं है और उस दौरान भी काम ज्यादा करना पड़ जाता है, बारिश की वजह से बढ़ जाते हैं। दुखती रगों के ऊपर हाथ नहीं, पूरा पंजा रखा है। समझ अभी बात नहीं आएगी, हम समझाएंगे बाद में चलकर आपको। हो सकता है ईद के शो आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा हम क्या बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम आपकी आसानी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपकी छुट्टी के लिए बात कर देते हैं, फिर भी हम आपके एडवेंचर के शौक के लिए बात कर देते हैं। और बात क्या करते हैं जी, तफसील के साथ करते हैं। एडवेंचर का शौक अगर आपको है और आप घूमना फिरना चाहते हैं तो केपी में दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी यानी तवील फासले तक केबल कार चलेगी जनाब। अपर दीर से लोअर चित्राल। किरण कितने मजे की बात है, नहीं अपर दीर से लोअर चित्राल, आपको गाड़ी में नहीं जाना, आप किस तरह से जाएंगे? 14 किलोमीटर का फासला, सिर्फ इतना ज्यादा फासला नहीं है, बट जाहिर है वैसे आप जाए तो फासला लंबा होता है, बट डायरेक्ट हो जाएगी ना, कनेक्टिविटी तो 14 किलोमीटर का रास्ता है। सूबाई हुकूमत ने अपर दीर तक लोअर चित्राल केबल कार मनसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया और मनसूबे पर यस फौरन से कंप्लीट करें और हमें फौरन से बुलाएं शूट करने के लिए, हम झूले लेकर आए। मनसूबे पर बाकायदा काम कब से शुरू होगा और कब से इस केबल कार पर आप बैठकर वो जो कुदरती मनाजिर हैं वो आप देख पाएंगे, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है CEO केपी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हसन दाऊद भट्ट साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपने समा के लिए वक्त निकाला, नया दिन को टाइम दिया। सर थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर क्लेम किया गया कि दुनिया की सबसे ऊंची और तवील केबल कार है, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो पाएगा, कब हम कहेंगे कि अच्छा जी आप खोल दिया गया है, अब आवाम जा रहे हैं सैर के लिए जाएंगे? पहली बात तो ये कि मैं आपकी जो इससे पहले जो आप गुफ्तगू कर रहे थे वो सुन रहा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्दी आपके इदारे की तरफ से छुट्टी मिलेगी और आप खैबर पख्तूनख्वा की टूरिज्म को एंजॉय करने आएंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ जी, और आप जब आएंगे तो आप स्पेशल गेस्ट होंगे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, और हम आपको ना सिर्फ ये केबल कार की साइट पे लेके जाएंगे बल्कि और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हर पाकिस्तानी को जाना चाहिए और टूरिज्म को एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। ये भी लेकिन छुट्टी पट्टी का खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का जहाँ पे कल्चर, हिस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी ये तीनों मिलते हैं। जबरदस्त। और ये तीन और नेचर ऑफ कोर्स,
और ये जब चीज़ें मिल जाएं तो वो जगह टूरिज्म के लिए स्पेशल अट्रैक्शन रखती है। और इसी सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी टूरिज्म जो है वो हमारी जो प्रोविंशियल जीडीपी है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है, तो इस सिलसिले में काफ़ी एफर्ट की जा रही हैं। जबरदस्त सर। ना सिर्फ हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर नए आइडियाज़ और नोवेल्टी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म। और 2019 के अंदर हमने देखा कि अबाउट 25% टूरिज्म सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट आई थी, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आए थे। नेचुरली मार्च में जब कोविड आया तो उसके बाद टूरिज्म सेक्टर वाज द वन व्हिच वाज हिट हार्ड, लेकिन हम इस दौरान भी हमने कोशिश की कि अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो फिजिबिलिटीज जो कि जिन पे हमने काम करना चाहिए उन पे करें। और सीएम साहब की हिदायत पे रिसेंटली एक टूरिज्म सेक्टर पे एक इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू मीटिंग हुई थी और इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि 14 किलोमीटर की जो आप बात कर रहे हैं केबल कार की, ये अपर दीज से लोअर चित्राल तक बनाई जाएगी। इसकी फिजिबिलिटी का काम दे दिया गया है और इसमें नेचुरली जो गवर्नमेंट के तरीके होते हैं बिडिंग के और एक प्रोसेसेस में कंप्लीट की जाएगी। नेचुरली ये दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार में से होगी, तो इसको काम करने, इसको तैयार करने में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो मेजर्स लेने हैं उनको देखा जा रहा है और इस फिजिबिलिटी का हिस्सा होंगे। मेरी ये जरूर गुजारिश होगी कि आप इस केबल कार के बनने तक का इंतजार ना करें और पहले ही आकर इस जगह को देख लें। सर ये बताएं, तो इतनी ही है, ये आना तो चाहिए, छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे। लेकिन मुझे सर एक और बात बताएं कि जिस तरह ये तो केबल कार है, हमने कुछ दिन पहले ये भी सुना कि साउथ एशियन लॉन्गेस्ट जिप लाइन का इफ्तिताह भी हो चुका है केपी में, उसके हवाले से भी कुछ शेयर कर सकते हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि आजकल के दौर में टूरिज्म जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको स्पेशल मोबाइल ऐप्स करनी होती हैं, आपको व्लॉगर्स को एंगेज करना होता है जो कि आके आपकी एक पॉजिटिव पिक्चर दे सके, पूरे दुनिया को दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक क्रॉस रोड है, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो के पैक हो, चाहे वो कैरक हो, इन सब का एक क्रॉस रोड बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में अब पीस है, वहाँ पर प्रैग्मेटिक लीडरशिप है जो ये चाहती है कि ये टूरिज्म का सेक्टर और वो तमाम सेक्टर जिससे एसएमई ग्रोथ हो, जिससे इकोनॉमी हो, जिससे जॉब क्रिएशन हो। जैसा कि आपको मैं पता ही होगा, आप वेल रेड हैं कि एक टूरिस्ट जो है वो तकरीबन 6 जॉब्स क्रिएट करता है और अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो तो वो तकरीबन 8 जॉब्स क्रिएट करता है। और हमने एनालिसिस किए थे पिछले साल के एक टूरिस्ट तकरीबन 10,000 योमिया खर्च करता है डोमेस्टिक टूरिज्म की बात। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको हाईलाइट करता जाऊं कि हम ये भी समझते हैं कि चूँकि हमारी टूरिज्म काफ़ी रेजिलिएंट है और चूँकि मिडिल क्लास जो है वो अब टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो कोविड की रिस्ट्रिक्शन जैसे ही इंशाल्लाह ख़त्म होंगी, हम समझते हैं कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो आएगी इन एरियाज की तरफ जिनमें सवात है, जिसमें गलियात है, जिसमें एबटाबाद है, जिसमें नारान कागान है। तो हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, काइट का प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड है, उसके तहत हम इन प्रेपरेटरी वर्क कर रहे हैं। साइन बोर्ड्स लगाना, वहाँ पे सिटिंग एरियाज को क्लीन करना, नए वॉशरूम्स की क्रिएशन करना, फीमेल के लिए फैसिलिटीज़ जो रिक्विजिट फैसिलिटीज़ होती हैं उनको रेडी करना। और मैं आपको खुशी से बता सकता हूँ कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही टाइमलाइंस के मुताबिक जा रही है और जैसे ही इंशाल्लाह सहूलत हो, अच्छी हो और सस्ती हो, ये है ना जहन में आप लोगों के? सस्ती तो वैसे एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन यकीनन सस्ती होगी इंशाल्लाह सर, ताकि आम आदमी यूज कर सके और इससे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। और टूरिज्म सेक्टर बेइंतहा है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये बुद्धा ट्रेल जिसे सवात तक जाता है उसको ही अगर फॉलो करें
तो ऐसी मतलब ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी के इंसान जो है वो दंग रह जाता है। ये तो तफसील भी आपने बता दी और साथ में आपने प्लान भी दे दिया ना कि क्या क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपने सिर्फ KPBOIT या टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे जाना और वहाँ पे तमाम प्लान आपके लिए तैयार पड़ा होगा और आपने एक कॉल करनी होगी टूरिज्म अथॉरिटी को या KPBOIT को और वो आपको पूरा प्लान बना। ज़बरदस्त, ये तो ये आसानी आ गई। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप हसन साहब। और KP में टूरिज्म कैसे काम हो रहा है, एक्सपोनेंशियली काम हो रहा है, उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते हैं। एनीवेज एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत से मौजूद बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पिछले घंटे में जब हम बारिश की बात कर रहे थे और कुछ मनाजिर भी आपको दिखाए थे कि पानी खड़ा था और गाड़ियां डूब गई थीं। अब गाड़ियों की बात तो हम करेंगे, लेकिन वो गाड़ियां पानी से नहीं चलेंगी, वो गाड़ियां चलेंगी इलेक्ट्रिसिटी से। और उनकी चार्जिंग का मसला, इस पर आपको याद है हमने एक शो भी किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो मुतारिफ करा दी गई, ज़ाहिर उसकी पॉलिसी, उस पर हमने उस वक्त भी बात की थी, लेकिन अभी हम पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो चार्जिंग के स्टेशन हैं। तो जनाब इस्लामाबाद में पहला चार्जिंग स्टेशन, ये बाकायदा सर्विस का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है और दूसरा स्टेशन अगले माह फंक्शनल होगा। ज़हीर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में खुश आमदीद। सेक्टर F7 में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग यूनिट कायम कर दिया गया। कार स्टेशन पर बैक वक्त 3 गाड़ियां चार्ज होंगी। PSO ने सर्विस का टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया। एक कार कितने रुपए में चार्ज होगी, वफाकी वजीर उमर अयूब 2-3 रोज में यूनिट का इफ्तिताह करके बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। चार्जिंग सर्विस पर लोड शेडिंग असरअंदाज नहीं होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इसका पहले ही तोड़ बता चुके हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा कि आप आते हैं, अपनी बैटरी उतारते हैं, वो चार्जिंग स्टेशन पे रखेंगे, दूसरी बैटरी उठाएंगे, गाड़ी में डालेंगे और स्टार्ट हो जाएगी। सो उसके इंतज़ार भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना वेट करना है चार्जिंग होने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्ना एवेन्यू में भी एक और चार्जिंग स्टेशन की तामीर शुरू कर दी गई, जो अगले माह फंक्शनल होगा। गाड़ियों की पेट्रोल और CNG से बिजली पर मुंतकिली से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के साथ अखराजात भी कम होंगे। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब हम रोज़ाना ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपको अपडेट करते हैं, नए मौज़ूआत आपके सामने लेकर आते हैं, मसाइल आपके सामने रखते हैं, हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ के साथ हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को नया दिन का हिस्सा बनाए जिन्होंने कुछ नया कर दिखाया, जिन्होंने अपने दिनों को एक सा बनाने की कोशिश की, आगे बढ़ के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि देखो ये हमारा तर्ज फ़िक्र है, इसको अपनाने की कोशिश करो। आज हम सलाम पेश करेंगे एक ऐसे बहादुर को जिसने माजूरी को मजबूरी नहीं समझा। पारा चनार के गुलजार हुसैन ने बहादुरी, जहानत और हिम्मत का मुजाहिरा किया। ज़िंदगी गुजारना है बेहतर बनाकर, ये ख्वाब देखा और फिर इसकी ताबीर भी उनके सामने आ गई। गुलजार ने दीगर माजूर अफराद के लिए एक मिसाल कायम की है, और सिर्फ उनके लिए क्यों, मेरे और आपके लिए क्यों नहीं। गुलजार हुसैन 1999 में एक बारूदी सुरंग के धमाके में दोनों टांगे गवा बैठे थे, एक हाथ से महरूम हो गए थे। फिर उनके लिए ज़िंदगी वाकई एक चैलेंज बन गई। मैं और आप सोचते हैं ये उस मुश्किल से गुजर रहे थे, शायद हम जिसका तसव्वुर ना कर सकें। इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या क्या कुछ किया, क्या इनकी स्ट्रगल रही। ये बाहिम्मत हैं तो सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे इसी सिलसिले में बात कर सके। वेलकम करते हैं गुलजार को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पूरा वाक़या भी दोहरा दीजिए, कुछ हमें थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। सुरंग का धमाका टांगे आपकी ले गया, एक हाथ आपका ज़ाया हो गया, बड़ा कड़ा वक्त था, बहुत मुश्किल थी। अब तो हम और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हम आपको देख के हिम्मत पकड़ रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे। आपको किस बात ने सबसे ज़्यादा हिम्मत दी, वो बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारूदी सुरंग धमाके के बाद जब मैं अस्पताल से पारी हुआ तो मेरे वालिद, जो कि अब मरहूम है, वो पेशे के लिहाज से एक उस्ताद थे, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। शुरू में मेरे भाई और वालिद मुझे गोद में और गधे पर सवार होकर स्कूल लेके आते और जाते थे। मेरे वालिद ने यही सोचा कि इस बेरहमी ज़माने में अगर ये पढ़ लिख ना सकी तो और कुछ ना कर सकेगा। मेरे वालिद ही थे कि जिन्होंने मुझे हौसला की बदौलत आज मैं इस मकाम पर खड़ा हुआ और इस दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल हो।
बेशक बेशक मिसाल हैं। थोड़ा सा अपनी रूटीन से मुतालिक बताएंगे, कितनी मुख्तलिफ रूटीन आपको लगती है? ज़ाहिर रोज़ाना बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ वक्त गुजारना, अब ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है? दुनिया के जितने अक़वाम आजकल तरक्की याफ्ता है और तरक्की कर रही है, वो उस्ताद ही के बदौलत है। मुझे बहुत से ऑफ़र आई, लेकिन मैंने दर्स व तदरीस के काम को ही अच्छा समझा। बच्चों को रोज़ाना पढ़ाना मेरा अब मामूल बन चुका है। मेरा अब स्कूल के अलावा किसी और जगह दिल ही नहीं करता और मैं चला जाऊंगा। इस स्कूल की वजह से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई है। मुझे कोई माजूरी महसूस ही नहीं होती। यही बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल है और यही बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद और साइंसदान बनेंगे और यही इस कौम का फ़ख्र और मेरा फ़ख्र होंगे इंशाअल्लाह। आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने टीचर बनना, बच्चों के करीब रहना, उन्हें सिखाना, ये प्रेफर किया, तो इसीलिए हमने आपसे ये भी पूछा। अब ज़रा मुझे ये बताइए, जो जैसा काम आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, मिसाली किरदार है आपका, तो फिर जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से हो, शोबिस से हो, वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके बारे में अच्छे से अच्छे तासुरात का इजहार करते हैं, कैसा लगता है ये सब कुछ जान के आपको? मीडिया और स्टार जब भी मेरे बारे में अच्छे रिमार्क्स देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है और मैं फिर यही सोचता हूँ कि अगर मैं एक हाथ के साथ इस मकाम तक पहुँच सकता हूँ तो हर माजूर अफराद और बाकी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि आप बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सोशल वर्क, इससे मुतालिक भी हमने सुना कि आप अपने इलाके में सोशल वर्क भी करते हैं। तालीम के अलावा भी मैं बहुत से इमदादी कामों में हिस्सा लेता हूँ, जैसा कि गरीबों, यतीमों और माजूरों की मदद करना। हमारे इलाके में ज़्यादातर लोग बम धमाकों और जंगों की वजह से माजूर का शिकार है, जिसका कोई हाल परसाने हाल नहीं। हुकूमत को भी चाहिए कि माजूरों के हवाले इक़दाम उठाएँ। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप गुलजार हुसैन साहब, और वाकई आप तो मिसाल हैं सबके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सहरा थर, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर भी बारिश हुई और यहाँ का मंजर सुहाना हुआ। बारिश से जहाँ थर वासी खुश हैं, वहीं चरिंद परिंद भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर सहरा की बात हो और मोर की बात ना हो तो क्या बात है जी। मोर की हम बात करेंगे। आप देखिए मोर का रक्स, बड़ा खूबसूरत सा ये मंजर है, आपको दिखाते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। और एक खबर ने कुछ दिनों से धूम मचाई हुई है, वो धूम पूरी दुनिया में मचाई हुई है कि पाकिस्तान का एक मदरसा और वहाँ के स्टूडेंट्स और टर्की में एक ऐसा ज़बरदस्त इवेंट है, एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट, इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। बल्कि कहना ये चाहिए कि उसके फाइनल में पहुँच चुके हैं। टीज़र दिया है, इस पर बात करेंगे बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मुझे आप तभी बताइएगा कि आखिर ये सारे का सारा मामला क्या है। डिटेल से करन बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है कि मदरसे को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ है और कुछ डिफरेंस है। लेकिन ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि वो हेडलाइंस बना रहे हैं, और हेडलाइंस भी कैसे बना रहे हैं कि वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फेस्ट में, और दैट टू फाइनल में आप पहुंचे हाईएस्ट मार्क्स के साथ। तो भाई ठीक है, आप ये सब कुछ बताइएगा। वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट। मैं ना मेहमानों से कम और आपसे ज्यादा सवाल पूछ लूंगी। लेकिन मैं ना एक और मौजू की तरफ आपको लिए चलती हूँ। आपने अब तक सुना होगा ना, ये कहाँ आ गए हम चलते चलते, अरे भाई डिस्काउंट्स के पास आ गए, ब्रांड्स के पास आ गए, बड़ी सहूलत से आ गए। 3 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलिए और फिर आपको मिलेगा बहुत कुछ। मुख्तलिफ ब्रांड्स पर डिस्काउंट मिलेगा। कराची के एक शहरी ने कुछ ऐसी ही ऐप बनाई है जिसके ज़रिए आप पैदल चलिए या फिर साइकिल चलाइए और इसके नतीजे में इनाम पाइए। ऐप बनाने के पीछे क्या वजह रही और इनामात भला कौन से हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। ऐप डेवलपर मौज़म हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? ये बताइएगा कि 3 घंटे में कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलना, फिर इनाम हासिल करना, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है। काम कैसे हो रहा है और इनाम क्या मिल रहा है? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और वैसे एप्लीकेशन का आइडिया मेरी वालदा से आया था।
और ये मुझे कोई 2 साल पहले आया था, और जिस पे फिर मेरी वालदा एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वॉक करती थी और वो दिल्ली जाती थी। अब लेकिन वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो थी ना, वो थक हार के बैठ जाती थी और वो सारी मोटिवेशन लूज़ कर जाती थी। और जब मोटिवेशन लूज़ कर जाती थी तो जितनी मेहनत ने पहले की होती थी वो सब भी ज़ाया हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग चाय की टेबल पे बैठे हुए थे और वो अपने जिम के टाइम का वेट कर रही थी कि वो कब टाइम होगा, कब मैं जाऊँगी। और मतलब एकदम से मेरी तरफ मुड़ा और उन्होंने मुझसे ऐसे बोला कि तुम मतलब इतनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते। तो उस वक्त फिर मैं गया प्ले स्टोर पे गया, मैंने ऐसी एप्लीकेशंस देखी जो कि और जो कि यही जो चलने वालों के लिए एक एप्लीकेशन होती है, और उनमें फिर मैंने देखा कि इसमें ऐसी क्या कमी है और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है दूसरे लोगों को। तो इस तरह ये आइडिया डेवलप होना शुरू हुआ और फिर एक आइडिया ये आया कि क्यों ना हम अगर इसको रिवॉर्ड सिस्टम इनामात देना शुरू कर दें लोगों को, तो लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे इससे। लेकिन इनामात क्या दें, और ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे लिए कि ये चैलेंज मुझे पूछना है कि एक तो ये कि इनाम क्या मिलेगा, और दूसरे ये कि उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी कि भाई इनाम मिलना चाहिए, ऐसे ऐसे मिलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये चैलेंज तो बहुत था क्योंकि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मॉनेटरी फंड ज़रूरी हो जाती है जब आप कोई रिवॉर्ड देना शुरू करते हैं। लेकिन इससे बेहतर एक शॉर्टकट कह लें कि हम जो हैं एक रेस्टोरेंट, जो जितने रेस्टोरेंट्स हैं या क्लोथिंग ब्रांड्स हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करके जो है ना इनामात दे सकते हैं इनको डिस्काउंट के ज़रिए। मतलब यही चलने फिरने से जो है ना हम कुछ अपने प्राइसेस में कमी कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक आइडिया डेवलप हो गया कि क्यों ना हम एक इस तरह का सेटअप बना लें कि हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके। आपको कन्विंस करना पड़ा, बहुत ज्यादा कन्विंस तो नहीं करना पड़ा कि भाई लोग वॉक करें, उनको मोटिवेट करने के लिए ब्रांड्स आपको भी कुछ करना चाहिए, चेन ऑफ होटल्स आपको भी कुछ करना चाहिए, फिर वो आपसे कहें इससे हमें क्या फायदा होगा? ऑब्वियसली जब बहुत इनिशियल स्टेज था हमारा, तो हमें ये बहुत ज़्यादा मतलब जब ये मैं एप्लीकेशन बना रहा था तो मैं डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर में भी गया था और मुझसे यही सवाल होता था कि तुम्हारे पास फ्रेंड्स क्यों आएंगे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है। तो उस वक्त तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम देना था और सिर्फ एप्लीकेशन बना के एटलीस्ट उनके सामने रखनी थी कि भाई ये एप्लीकेशन है और इस पर आप आएंगे तो लोग भी आएंगे, आप भी आएंगे और दोनों ही फायदा हो, क्योंकि आपको खरीदार मिल रहे हैं और यूजर को जो है उनकी ख्वाहिशात के और हेल्दी हैबिट्स अगर सोसाइटी में होंगी और इस तरह की ऐप होगी और उसके ऊपर डिस्काउंट जो ब्रांड देगा तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एक अच्छे काम में कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर बड़े ब्रांड के लिए और हर के लिए। तो ये एक अच्छी हमारे एप्लीकेशन के थ्रू एक अच्छा पैगाम अपने ब्रांड के लिए दिया जा सकता है, सिर्फ एक डिस्काउंट या एक कोई सर्विस देके। तो एक कन्विंस करने का तरीका ये भी था हमारा। ग्रेट। मौसम ये बताइएगा कि कोई पैदल चल रहा है ये तो मालूम हो जाता है, लेकिन कोई साइकिल चला रहा है ये भी मालूम हो जाएगा, या कोई बाइक पर बैठा और चला गया फुप्पो की तरफ रास्ते में और वो कैलकुलेट हो गया ये तो गया है। ये वैसे आपकी ये वाली बात सिर्फ साइकिल में नहीं, पैदल चलने वाले को भी ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो सेंसर मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं वो सिर्फ आपके हाथ के शेक से चलते हैं, तो बैठे से तो मतलब वो हम ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर हमने इसका मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हमने, हमें 3-4 महीना लगा इसको रिसर्च करने में कि हम इसको किस तरह जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने किया कुछ यूँ कि हमने हाथ का मतलब ये जो सेंसर होता है शेकिंग सेंसर और जो GPS होता है उसके थ्रू हमने ये तो मालूम कर लिया कि बंदा चल भी रहा है साथ साथ हाथ शेक के कि नहीं, तो 2 तरीके से वैलिडेशन हो गई। अब बात आती है साइकिलिंग की, तो एक मैक्सिमम स्पीड तक बंदा जा सकता है साइकिलिंग में, और अगर किसी और स्पीड पे जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो बाइक या फिर गाड़ी ही होगी। तो हमने इस तरह के थ्रेशोल्ड सेट कर दिया जहाँ पे ये थ्रेशोल्ड क्या सेट किया है, कितनी स्पीड हो तो कंसिडर हो जाएगा ये साइकिल पर ही जा रहे हैं भाई साहब? थ्रेशोल्ड को देख के इसमें जो होते हैं ना डिस्टेंस जो है हमारे जो सेंसर्स होते हैं वो जो होते हैं ना हर डिस्टेंस पे जो है ना एक
इंस्टेंस भेजता है। तो वो जो है तो वो हमने जो है ना 25 मीटर्स रखा हुआ है कि वो एटलीस्ट इतने इंस्टेंस पे अगर 25 मीटर पे चल रहा है, इससे नीचे चल रहा है तो सही है, इससे ऊपर चल रहा है तो पक्का बंदा जो है ना गाड़ी में या बाइक में। अच्छा मौसम, ये बताएं, अम्मी अभी वॉक करती हैं तो क्या होता है, मोटिवेटेड है वो, जितना वॉक करती थी उससे ज़्यादा करने लगी हैं, उससे ज़्यादा डिस्काउंट्स आने लगे हैं? वो एक तरह से मेरी ब्रांड एम्बेसडर बन गई, अपनी दोस्तों, अपने कोलीग, सबको जाके बोल रही होती कि ये अपने फ़ोन में डाउनलोड करो और चलते फिरते हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली मतलब जो जिसके लिए बनाई थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। और एक बात बिल्कुल सच बताइएगा, अम्मी ने बस इतना सा कहा था कि मेरे लिए ऐप बना नहीं सकते तो, या फिर अम्मी ने ये कहा था अगर मुझे हर 2 मिनट बाद एक इनाम मिलेगा ना तो मैं कम से कम 20 मिनट वॉक करके दिखाऊंगी? वैसे अगर ये भी बोलती है तो मुझे मैं नहीं सुन पाई क्या कहा। आवाज चली गई थी, मौसम की आवाज़ चली गई। एनीवेज मौसम, थैंक यू, साथ मौजूद थे आप और इस ऐप से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, वैसे भी आप हेल्थ रहेंगे। इनाम ना भी मिला तो सेहत से बड़ा इनाम क्या है? देखा, अम्मी आइडिया देती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। अम्मी जो ना फिर करवा के भी छोड़ती हैं, करके दिखा। इसमें तो वाकई कोई शक नहीं है। शोएब की छुट्टियां इन्हीं चक्करों में चली जाती हैं। ये आपने अब मेरी दुखती रख पे हाथ नहीं, पूरा पंजा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। चलिए जी, बढ़ते आगे। एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर हमारे पास है। लाहौर पुलिस के काबिल सब इंस्पेक्टर अब ये हैं जनाब डॉक्टर, क्योंकि इन्होंने कर लिया PhD, MA और MPhil इन्होंने पहले से किया हुआ था और फिर अब इन्होंने कर लिया PhD, दैट टू इन केमिस्ट्री। ज़रा इमेजिन कीजिए, व्हाट अ टफ सब्जेक्ट ही चोज। थाना वाहिद कॉलोनी के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग ने धूम मचाई है। मोहम्मद इरफान साहब ने पुलिस की थका देने वाली नौकरी के दौरान ये PhD की डिग्री हासिल की है। PhD करने वाले वो पहले तफ्तीशी ऑफिसर बन गए जनाब। और ये उन्होंने कैसे किया? विद ड्यूटी PhD करना, यानी कोर्स वक्त तक तो समझ आता है लेकिन वो थीसिस में तो बहुत वक्त लग जाता है, बहुत एनर्जी थीसिस में लग जाती है, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिखाया। तो हमने सोचा आज उन्हीं से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब ने। बैठ चुके हैं सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस ऑन डूइंग दैट PhD। तो थोड़ा सा बताएंगे, पुलिस की नौकरी, दैट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो ऐसे में पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालते थे? वो कोर्स वर्क, वो थीसिस, वो सुपरवाइजर से मिलना, वो रिसर्च करना, लाइब्रेरीज जाना, किताबें छानना, उसके बाद कहीं थीसिस होता है। रहमानिर्रहीम। बेशक पुलिस की नौकरी जो है वो एक टफ़ जॉब है और एक इमरजेंसी की जॉब है, और साथ में पढ़ाई जारी रखना या पढ़ाई के लिए वक्त निकालना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन जब इरादा हो आपका कि आपने करना है तो फिर टाइम भी आप निकाल सकते हैं। उसमें यह है कि अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को कम करके और अपना जो है वो दूसरी जो है वो चीज़ें जो थी, अपना जो है वो सोशल इंटरेक्शंस, उसको मैंने कम किया। और उसके साथ जो है पुलिस का काम जो है वो मैंने नियरली नाइट पे एडजस्ट किया। ठीक है, उसमें तफ्तीश, मिसल लिखना, रेड करना, मुलजमान पकड़ना, वो रात में शिफ्ट करके जो है इसके साथ मैंने सुबह को थोड़ा सा टाइम जो है वो फ्री निकाला, और दिन को जो है वो मैंने अपना यूनिवर्सिटी के लिए और अपने रिसर्च के लिए टाइम निकाल के जो है दोनों चीज़ों को मैनेज किया। अच्छा, ये फरमाइएगा, अमूमन ये देखा गया है, तासुर है कि लोग तो पुलिस वालों से खूब घबराते हैं, खौफ खाते हैं। आपके मामले में बिल्कुल उलट है, लोग बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, इज़्ज़त से पेश आते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? आपका लोगों के साथ में रवैया या फिर आला तालीम? असल में जो है ना, पुलिस का लोगों ने गलत इमेज जो है ना, गलत प्रोजेक्शन की हुई है। इतना जो है वो नेगेटिव बना दिया है कि आने वाला पहले ही सोच लेता है कि ये नेगेटिव है, जबकि ये इतना नेगेटिव नहीं है, बड़ा पॉजिटिव महकमा है। इसमें जो है अगर आप इससे प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ तो ये उससे दुगना जो है वो आपसे प्यार करता है। मैंने जो है ना एजुकेशन, नो डाउट एजुकेशन जो है वो आप में बड़ा पेशेंस, बड़ा बर्दाश्त और जो है वो अच्छा बिहेवियर पैदा करती है। तो तालीम भी इसमें एक वजह है, मेरे अच्छे बिहेवियर का, अच्छा जो है वो लोगों के साथ बर्ताव का। लेकिन जो है ना मैं ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि जो प्रोजेक्शन हुई है ना नेगेटिविटी की, तो असल वजह जो है ना वो है इस पुलिस के इमेज को ख़राब करने की। सही। अच्छा इरफान साहब, भी बताइएगा कि IG पंजाब साहब की तरफ से भी आपको इनाम से नवाजा गया, और डिग्री हासिल करने के बाद, यानी PhD डिग्री हासिल करने के बाद जो सपोर्ट आपको मिली, जो अप्रिसिएशन आपको मिली, तो अब जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो अब मोराल कितना बुलंद होता है?
हाँ जी, जो है मुझे मेरे कोलीग की तरफ से लोअर सबॉर्डिनेट, अपर सबॉर्डिनेट और अफसरान और आईजी साहब की तरफ से मेरी हौसला अफजाई और ये सारी जो है ये इसने बड़ा जो है वो मेरा सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया है और बड़ा मेरे लिए बाइस फ़ख्र हुई है। ये है कि जब आप कोई चीज़ करते हैं और उसकी आपको जब अप्रिशिएशन मिलती है तो फिर आप में एक नया वलवला पैदा होता है कि जो है इस काम को मज़ीद जो है वो एक्सप्लोर किया जाए, मज़ीद इसमें जो है वो जो कमियां कोताहियाँ रह गई हैं उनको दूर किया जाए और उसको मज़ीद जो है वो अच्छा किया जाए। तो मेरे जो है मेरे सब कोलीग ने, मेरे दोस्तों ने, मेरी लोकेलिटी ने, सब दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो इससे जो है मेरी बड़ा हौसला अफजाई हुई है और मैं वो सबका ममनून हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, अपने अफसरान का भी, जिन्होंने जो है मुझे बुला के मुझे इनाम से भी नवाजा है और मेरी हौसला अफजाई भी की है। कुछ ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, ख़ास तौर से अपने बच्चों के बारे में बताइए। वो किन स्टैंडर्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं? वैसे तो उनका रुझान है, उनके बच्चों के अपने ख्वाब हैं कि वो क्या करना चाहें, लेकिन आप खुद उन्हें कहाँ देखना चाहते हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है एक बेटी है, 6 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है। तो मैंने जो है वो उनको सिखाता हूँ, उनको जो है वो अच्छी पर्सनैलिटीज़ उनके मतलब बताता भी हूँ, ठीक है, और उसके अलावा उनको जो है वो विजिबली उनको दिखाता भी हूँ और उनमें जो है वो जज्बा पैदा करता हूँ कि आपको जो है वो इसमें जो है वो रहते हुए कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो वो मुझसे जो है बड़े मुतासर होते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब आप साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है आपने जो पीएचडी की विद दिस जॉब इट डिमांड्स अप्रिसिएशन, तो हमारी तरफ से एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस आपको। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और अभी आपको याद तो है ना कि ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने आपकी मुलाकात किससे करानी है, जिन्होंने धूम मचाई है, मदरसा स्टूडेंट्स ऑफ तलागंग, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। कल से लेके अब तक हम कराची के सुहाने मौसम और उसके साथ साथ जो कुछ मसाइल का कराची के शहरियों को सामना है उसकी बात कर रहे हैं। एक बार फिर इसका तस्करा कर लेते हैं, कौन ठीक करेगा ये सब बात कर लेते हैं। कराची में बरसाती नालों की बरवक्त सफाई नहीं हो सकी, फिर क्या हुआ? बारिश आई और मुख्तलिफ इलाकों को अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। ये इस सब के लिए हम पहले से तैयार क्यों नहीं थे? ये एक बड़ा टास्क था और बहुत मुश्किल टास्क था। तो कभी ऐसा भी हो पाएगा कि बारिश हो और अर्बन फ्लडिंग का खदशा हो लेकिन लोगों को परेशानियों से बचाया जा सके, वैसे हालात ना हो जैसे कि खुदा न खास्ता हमने अब जैसे हमने कल देखे। तो हम इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाह साहब देखिए फिर से वही हो गया। एक बार फिर कराची ने यही देखा, कराची के शहरी ने यही फेस किया। वार्निंग भी थी, उस सब के बावजूद भी बरसाती नालों की सफाई नहीं हुई। क्यों हो गया ऐसा सब कुछ? अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तवज्जुह से सबको। जी, इस दफ़ा कोशिश की है हमने और जो चॉकिंग पॉइंट थे जितने नाले हैं उनके सफाई भी कर दी गई और कुछ रोड सही रहे, लेकिन लोगों को कई जगहों पे मुश्किलात भी पेश आई। मैं उनसे माजरत भी करता हूँ आपके तवज्जुह से, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम बना लिया था, कोई काफ़ी देर पहले शुरू हो जाता, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की शराकत से था ये पूरा प्लान हमारा आगे सफाई का, फिर इसका प्रॉपर सिस्टम बनाने का नालों का कि दोबारा फिर ये गंद से न भर जाएं और चौक ना हो, इसलिए थोड़ा लेट हुए, लेकिन काम शुरू कर दिया गया और चॉकिंग पॉइंट तमाम क्लियर कर दिए गए थे तमाम इन सारे असना में, जहां जहां चॉकिंग पॉइंट थे इन नालों के। लेकिन जो प्रॉपर मुकम्मल तौर पर सफाई है वो जारी है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, वो अगस्त के एंड तक हो जाएगी। और ये भी मैं आपको अर्ज करूं, शाह साहब प्लीज बात भी मुकम्मल कर लें, लेकिन इस सब का नतीजा ये निकला कि लोगों की गाड़ियां बह रही थी, इतनी बुरी हालत रही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। एक जगह पे ये इशू जरूर सामने आया और वहाँ पे
बाद में 2-2.5 घंटे के बाद सब क्लियर हो सर गया था। आपने मैं खुद कहा अभी एक खुद जगह, भी जा आप रहा खुद हूँ, बता दें साढ़े- कौन सी वो एक जगह थी, ताकि उसके बाद मैं बता सकूं कि कौन कौन सी जगह थी। आपने कहा एक जगह ये मसला था, आपकी नजर में वो ये एक जगह जो कौन सी है? मैं आपको बता रहा हूँ, जी। जहाँ पे गाड़ियों वाला इशू बताया गया वो गुलिस्तान जौहर का एक इलाका है जो कैंटोनमेंट में आता है। देखिए, मैं सबकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं क्यों किसी और के लिए कहूँ कि ये DHA का एरिया है, ये कैंटोनमेंट का एरिया है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हर जगह हमें हर सिस्टम सही करना है। तो वहाँ पे हमारी पूरी मशीनरी गई, डिप्टी कमिश्नर भी, हमारे DMC के जो MQM के अपना चेयरमैन जो है मुईद गए, हमारे MC गए, वाटर बोर्ड का अमला गया और वहाँ पे उसको बेहतर कर दिया गया। इसी तरह कुछ और जगहों बहुत जहाँ जहाँ चौकी देखें, कल सईद गनी और हमने पूरे शहर का चक्कर लगाया है, वेस्ट भी गए हैं, ईस्ट, मलीर, कोरंगी का कुछ हिस्सा और साउथ से तो जाहिर निकले थे। तो जितने बड़े रोड हैं वो तकरीबन मोटरेबल थे। एक दो जगह इशू सर इसी पर तनकीद हो रही है, सुन ले, जो 2-2.5 घंटे के बाद ठीक हो गए। नागन चौरंगी पे ज्यादा पानी था, वो भी रात 7-7:30 बजे मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया था। एक यूसुफ गोट है, वहाँ पे इश्यूज हमेशा आते हैं, वो भी रात को देर से वहाँ भी प्रॉपर हो गया। और एक दो और जगह भी हैं जहाँ पे पानी इस वक्त भी है, लेकिन हमारा शाह साहब मैं एग्जांपल देना चाहती थी। शाह साहब मैं एग्जांपल देना चाहती थी जी, बिल्कुल क्विकली ना, ये फरमाइएगा। एक तो ये कि ठीक है, शारे फैसल तो बिल्कुल आप लोगों ने क्लियर कर दिया, उसी से जुड़ा हुआ एक और रोड है जनाब, FTC की तरफ जो मुड़ रहा है, वहाँ पर पानी है, रात को भी था, काम वहाँ पर जारी था, रात को भी पानी था, अभी भी है, वहाँ पर जाम हो रहा है। फिर अब ज़रा ये दूसरे एरियाज़ की तरफ आ जाएं, ये तो शराएँ हैं, वो जो गली मोहल्ले हैं उनका क्या, घरों में पानी जमा हो गया, फिर उसको निकालने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो शख्स अपने घर में है सर, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बिल्कुल कुछ पॉइंट्स हैं। देखें, कराची बहुत बड़ा है और ये जो शिकायत हैं वो इस वक्त 10% से भी कम इलाकों में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कल विजिट किया, बल्कि मैं अभी आपके लोग भी हैं, समा के होते हैं, मैं 11:30 बजे हमारा विजिट है फिर दोबारा पूरे कराची का। तो अगर वो हमें ज्वाइन करें तो हम कोई स्पॉट भी अगर आप आइडेंटिफाई करें तो हम वहाँ भी जाएंगे। अगर हमारी कोई अमला नहीं पहुँचा कहाँ पे जाएंगे तो जी, PCHS के मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर परेशानी है, जैसे कि बिल्कुल PCHS के जो भी इलाके हैं, जौहर के कुछ इलाके हैं, औरंगी टाउन है, मुख्तलिफ एरियाज हैं सर, सारी के सारी जगहों पर जाएंगे, आप चेक करेंगे? सब जगहों पे जाएंगे, क्योंकि सब हमारे अपने वहाँ पे रहते हैं और उनकी आज का सारा दिन हमने इसी पे रखा है। और ये इंश्योर करेंगे आप कि आप गुजरे तो काम हो रहा था और आप चले गए तो काम बंद हो गया? सर ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं ना। हम अगर सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है तो जो उसके डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहे हैं। अगर जो हमारा 3rd टियर है उसमें मोस्टली रिलेटेड है MQM से, तो वो भी काम कर रहे हैं। मैं उनको ऊपर इल्जाम नहीं देता, मे बी वो लगाते हो हम पर, लेकिन मेयर साहब खुद भी बाहर निकले हुए थे, जितने DMC के चेयरमैन हैं, MQM के वो भी, जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भी। लेकिन क्योंकि मसला बड़ा है, मसला ज्यादा है, इसलिए काम जितना भी हो वो कम है, क्योंकि शहर के मसाइल ज्यादा हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर मुझे ये प्लीज बताइएगा, कल आपने कहा कि कराची में 90% इलाका क्लियर है, आप उस स्टेटमेंट पर अभी भी कायम है? जी, मैं इस वक्त भी कायम हूँ। देखिए, मैं एक चीज आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ हमारे सोशल मीडिया पे, कुछ हमारे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पुरानी तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोग पहले चला। सर मैं यहाँ पर आपको चैलेंज देता हूँ सर, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप मुझे समा टेलीविजन की कल पूरे दिन की ट्रांसमिशन में से एक तस्वीर, एक फुटेज निकाल के दिखा दें। हमारा कराची ब्यूरो हर जगह पर मौजूद था सर, लेकिन कई जगहों पे वो चल रही है। और एक और अर्ज भी कर दूं, देखिए, बारिश जब इस तरह की अगर कुछ स्पेल आ जाए थोड़ी देर के लिए और 86 और ज्यादा मिलीमीटर हो, तो ये कुछ जगहों पे इश्यूज जरूर आते हैं। हमारे साथ जाहिर है हम सारा अपने जिम्मे बिल्कुल ले रहे हैं सर, लेकिन जो 80s के आप फिगर दे रहे हैं वो 86 मिलीमीटर सिर्फ गुज़श्ते हदीद में हुई है सर। मुल्क के किसी और हिस्से में बारिश हो या दुनिया के किसी बड़े शहरों में इस तरह हो तो बारिश का कसूर होता है। यहाँ तो जाहिर है हमारा ही कसूर है, सिंध गवर्नमेंट का कसूर है। जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल हो, देखें बारिशें जब होती हैं
तो हमारे दीगर बड़े शहर जो हैं मुल्क के, वहाँ भी यही हालत है। अगर दुनिया के दीगर बड़े बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक भी आप ही ने दिखाए हैं। मैं तो नहीं गया हुआ था दुबई में या लंदन में या किसी और जगह पे जब बारिशें हो रही थी, आप ही दिखाते थे वहाँ की फुटेज क्लिप्स के, जी वो देखें ये ऐसा हो गया या, लेकिन उनको छोड़ दें, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैं आपके तवज्जुह मैं से यूरोप तक के सबसे ये मनाजिर अर्ज दिखा कर दूं रहा हूं। आपको, लेकिन जब मुझे कराची की या सिंध की बात करनी पड़ती है तो मुझे साथ में ना ये अपनी स्क्रिप्ट में सर ये लाइन भी लिखनी पड़ती है कि यहाँ पर निकासी नहीं थी, यहाँ सीवरेज का निजाम नहीं था सर, पानी ज्यादा आ गया, बारिश ज्यादा हो गई, निकासी का निजाम ठप हो गया, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन चोकिंग पहले से थी, निकासी का इंतजाम पहले से ठीक नहीं था, ये खबर बिल्कुल अलग है। तो दीगर इलाके छोड़ दीजिए, अगर हम कराची की या सिंध की बात करते हैं सर, यहाँ के ये मसले हैं, हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल है, इसीलिए दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। कराची जो है एक और भी वजह है, थोड़ा उस पे भी आ जाया करें। कराची के साथ समंदर है और वो नाले जितने भी हैं उनका ड्रेनेज भी जाता है, और जब वो समंदर भी हो तो जाहिर है कुछ टाइम लगता है उसको आगे ड्रेन होने में। अगर एकदम बहुत ज्यादा स्पेल आ जाए बारिश का तो ये इश्यूज हैं, लेकिन चोकिंग पॉइंट जहाँ जहाँ थे वो तमाम मुकम्मल हो गए। आपके लोगों ने खुद देखा है, आपके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने देखा कि पहले क्या हालत थी। अगर ये हम शुरू ना करते तो बहुत ज्यादा और इश्यूज आ जाते, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जिनको प्रॉब्लम्स आई हैं मैं दोबारा उनसे माजरत करता हूँ, और आज भी हम इसी पे पूरा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, हम आज भी कवरेज करेंगे, आज भी देखेंगे कि आप लोग कितनी हद तक आगे बढ़ के करते हैं। सर प्लीज ये बताइएगा, ये कल से अच्छी खासी आप लोगों पर तनकीद हो रही है, तो हमने सोचा कि हम आपसे पूछ भी लेते हैं। अब सब ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो बारिश है, कोरोना है, और इस सब में आप लोगों को बर्थडे का केक भी काटना था, तो अब ये है तनकीद आपके ऊपर, ये आप बहुत मुस्कुरा के इसका जवाब दे रहे हैं सर, लेकिन तनकीद ये है कि जब इतने सारे चैलेंजेस थे तो ये बर्थडे का केक काटना ज़्यादा ज़रूरी था, लोगों को फैसिलिटेट करना ज़्यादा ज़रूरी था। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि पूरा फैसिलिटेट भी किया, और वो कोई बर्थडे का जो केक था वो भी काटा गया, क्योंकि हमारे लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मर्द आहिन हैं, उन्होंने कैदें काटी हैं, हमारे नेल्सन मंडेला हैं और हिम्मत के वो अलमबरदार हैं, एक निशान है, और उनकी बर्थडे थी। और वहाँ पे देखे मीडिया प्रेस ब्रीफिंग भी थी इसी के लिहाज से जो मॉनसून की थी, तो वहाँ पे अगर केक काट लिया 4-5 लोगों ने आपने देखा होगा कि ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में काटा है, तो इसमें कोई वो मायूब बात नहीं है, इसको सर आपको बड़ा इशू बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। चले सर, बड़ा इशू ना सही, छोटा इशू कह देते हैं, लेकिन अगर किसी घर में छोटा भी नहीं है सर, किसी घर में सारी जमा पूंजी जो है वो बह जाए, किसी की गाड़ी पानी में बह जाए, किसी का बाइक पानी में बह जाए, और उसके बाद वो देखे कि टीवी पर नजर आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की बर्थडे मनाई जा रही है, वो कहेगा ठीक है मसला नहीं है, इशू नहीं है। ये आसिफ अली जरदारी साहब की बर्थडे वाला जो आप कह रहे हैं छोटा इशू नहीं है, ये जहनों का फतूर जरूर है, ये इशू है अपनी जगह पे, लेकिन अगर कहीं पे काट दिया तो कोई इतनी मयूब बात नहीं है जिसको इतना बड़ा उछाला जा रहा है। ठीक, यानी अवाम पिसती रहे, बारिश का पानी कहीं खड़ा है तो खड़ा रहे। आपके मुताबिक चॉकिंग पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए थे, लेकिन वो जो पानी का बारिश का पानी वो तो बहरहाल खड़ा था। एनीवे सर, आज आप किन इलाकों में जाएंगे, थोड़ा सा बता सकते हैं क्विकली? जी अगर आप अभी भेज दें तो किसी को जो हमारे साथ हो, मैंने तो सबको लेके चलने के लिए तैयार हूँ। ये जहाँ पे ज्यादा इश्यूज बताए गए जैसे नागन चौरंगी है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। ये जो गुलशन का एरिया, गुलिस्तान जोहर का जो बताया जा रहा है, वहाँ पे जाएंगे। एक हमारी टीम गुलशन हदीस और स्टील टाउन की तरफ जाएगी, और मुख्तलिफ हमारी टीम्स हैं जो हर जगह पे जाएंगी, जिसमें मिनिस्टर्स भी होंगे और हमारे दीगर जो सीनियर अफसरान हैं वो भी होंगे, और जो इक्विपमेंट भी वहाँ पे पहुँचाया गया है, जो काम हो रहा है उसको भी देखा जाएगा, और फिर ये पूरा दिन मॉनिटरिंग होती रहेगी। शाह साहब, ये तो इस मौसम की बारिश की बात हो गई, जगह बता दें तो हम वहाँ भी चले जाएंगे, और वहाँ से जाकर मैं आप औरंगी जरूर जाए सर, औरंगी जरूर जाए, वहाँ लोग बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन हमने क्या बताना दिखाना सर, आप लोग कल गुजरे थे। एक मिनट, कल में हम लोग औरंगी भी गए, वेस्ट में थे, औरंगी के करीब वहाँ भी गए, वहाँ भी एक काम हो रहा था, औरंगी में भी गए। सर जौहर में उन लोगों के पास जरूर जाइएगा जिनकी गाड़ियां बह गई थी सर। और सर शायद फैसल से जहाँ से गुजरते हुए आप फुटेज बनाते हैं, जरा ज्यादा दूर नहीं, 10-10 मीटर राइट लेफ्ट भी देख लें, क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने सऊद बिन मुर्तज़ा ने आज सुबह वहाँ की सूरत हाल हमें दिखाई है। वहाँ पानी खड़ा है, घुटनों अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े थे। किस जगह पे? सर FTC ब्रिज के साथ।
किसके पास? FTC ब्रिज। अच्छा, एक मैं सिर्फ थोड़ा सा आप अर्ज कर दूं। FTC ब्रिज के करीब वाला जो एरिया है जिसको दिखाया जा रहा है, ये वैसे कैंटोनमेंट का एरिया है, आप चेक भी कर अभी खुद सकते हैं। आपने लेकिन कहा था कि तमाम एरियाज आपके ही हैं, हम ये बात नहीं करेंगे कौन सा एरिया किसके अंडर है। मशीन्स वहाँ पे लगी हुई हैं, डी वाटरिंग वहाँ पे हो रही है, और ये 3-4 जगहों पे शाहराह फैसल पे इश्यूज थे, और वहाँ पे कोई ज्यादा अब भी पानी नहीं है। साइड सर, अगर में जाहिर है 3-4 पानी जगह आके, पर इश्यूज थे तो फिर सैयद गनी साहब को ये ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी कि शाहराह फैसल इज क्लियर। देखिए, शाहराह फैसल क्लियर इस लिहाज से था कि शाहराह फैसल मुकम्मल तौर पर रवा दवा था। साइड पे आकर थोड़ा सा पानी जहाँ जाहिर है थोड़ा सा पानी, कल एक थोड़ा सा पानी, मैं अभी जाके वही क्लिप FTC वाली पे मैं आपको भेजता हूँ। आप मुझे जरा काइंडली अपना और नंबर आपके वो है ना अब्दुल्ला से हमारी टीम शेयर कर लेती है आपसे, और हमारे आज सुबह के जो वहाँ के मनाजर हैं वहाँ आपसे शेयर कर लेंगे। बेहद शुक्रिया। एनीवेज, ये अच्छी बात है सर कि आप कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम जाएगी अभी और इलाकों में, और जहाँ जहाँ पर इशू है उनको एड्रेस किया जाएगा, यही हमकी उम्मीद भी है। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। ज़रा बढ़ते हैं आगे और उस खबर की तरफ चलते हैं जिसका हमने इससे पहले जिक्र भी किया था, वो था धूम की बात की थी जनाब। पाकिस्तानी मदरसे के ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने धूम मचाई है। बैतुस्सलाम तलागंग इनके स्टूडेंट्स हैं, ये 4 स्टूडेंट्स की टीम है, और इन्होंने टर्की में जो एक मुनक्किद होने जा रहा है अहम कहना चाहिए कि फेस्टिवल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये फेस्टिवल है जनाब, एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी फेस्ट यानी टेकी फेस्ट 2020। इसमें ये जाएंगे, सितंबर में ये होना है, और इसकी टीम है जी ब्लाटू, और इन्होंने ह्यूमैनिटी सोशल इनोवेशन कैटेगरी में 100 में से 87 पॉइंट्स हासिल किया और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बट ये सब कुछ आसान नहीं है समझना, और ये सब कुछ आसान नहीं था करना। तो हम आज करेंगे इसी सब के ऊपर कुछ सवाल। हमारे मेहमान हमको ज्वाइन कर चुके हैं जनाब। यूं तो 4 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें 3 ने ज्वाइन किया। वी हैव हसन तैयब, शहरियार खान एंड तलहा फारूक। हसन, शहरियार एंड तलहा, आपको वेलकम कहेंगे। आप लोगों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 100 में से 87 पॉइंट्स लिए हैं। थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, साथ साथ ये बता दें कि ये जो 87 पॉइंट्स लिए, जो हासिल किए, ये कैसे आपको मिले, ये फाइनल तक कैसे आप पहुंचे? हम सब इस वक्त ओ लेवल्स कर रहे हैं। मेरा नाम तलहा फारूक है, और 87 आउट ऑफ 100 जिस तरह आपने पहले बात कर दी है, तो ये असल में रिपोर्ट्स लिखनी थी। ओके, वी स्टार्टेड विद, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू इंट्रोड्यूस आवर प्रोजेक्ट विद जस्ट अ बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमने हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा। तो उसमें हमने एक रिपोर्ट लिखी, सेंड की टर्की, तो वहाँ से वो सिलेक्ट हो गई। फिर सेकंड रिपोर्ट लिखनी थी जिसको PDR शॉर्ट में कहेंगे, प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट। उसमें सब कुछ लिखना था, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज सॉल्यूशन and the method how you solve it, the project summary, applicability, innovation cost, and innovation aspect, and everything whatever was there in it. We had to write the report, the detailed report of our project. Means everything that we had to cover, even the budget, the financial budget we had to cover in that. The teamwork, team info, this all was to send to them, and there we got 87 marks out of 100 for our team. और अब आप पहुंच गए फाइनल में। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बताएंगे जिस पर इतना आपने लिखा, इतनी मेहनत की, अब आप सितंबर में जाकर उसे प्रेजेंट करेंगे। वो प्रोजेक्ट है क्या, हसन? Yes, this is we participate in the category that is technology for humanity. हसन, उर्दू में समझाएंगे, उर्दू में बताएंगे तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंच पाएगी। जी, तो उस कैटेगरी में एक और सब कैटेगरी है जो है इनोवेशन, मतलब कि कोई नई चीज़। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि ख़ुद मुख्तार होगी, ख़ुद ही जाले उतारेगी। तो उस मशीन में जालों को सेंस करने की सलाहियत होगी, तो वो सेंस करेगी, उसके बाद दीवार पर चढ़ सकती है, या अगर जाले किसी कोने में किसी पाइप में है तो वहाँ भी जा सकती है। तो इस तरह वो खुद ही सेंस करके खुद ही उतार लेगी, तो किसी किस्म की मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताना भी नहीं पड़ेगा, वो खुद ही सेंस करेगी। जबरदस्त। एक बात मैं क्लैरिफाई करता चलूं जी प्लीज। जी शहरियार, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो आइडिया है हमारा, इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड। ग्रेट शहरियार, लेकिन ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट करेंगे, और कितनी टीम्स हैं जो कि इस इवेंट में शरीक हो रहे हैं? थोड़ा सा इस इवेंट से मुताल्लिक भी बता दें। फिर तीनों ना आप अपनी टीम के बारे में भी बताइएगा, किसकी क्या जिम्मेदारी रही। पहले उन टीम्स का बताएं, किस किस को आप लोग पिछाड़ के आगे बढ़े, फिर अपने बारे में भी बताएं। जो पिछली कैटेगरीज थी, लाइक PDR की रिपोर्ट कैटेगरी में, उसमें तकरीबन अराउंड 300 टीम्स वर देयर। ओके, सो जो सिर्फ हमारी कैटेगरी में अराउंड 300 टीम्स वर देयर,
और 80 टीम्स फाइनल्स के लिए सिलेक्ट हुई। और टोटल इस इवेंट में जो पिछले साल टीम्स थी वो अराउंड 20,000 टीम्स वर देयर फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। 20,000 टीम्स, 20,000 टीम्स पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से कितनी टीम्स थी? पाकिस्तान का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से 20,000 टीम्स थी विद 50,000 पार्टिसिपेंट्स। और उसके साथ साथ 122 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इस साल ये जो इवेंट होगा, ये उम्मीद है कि उससे भी बड़ा होगा और कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे और जो पिछले साल से काफी बड़ा होगा, काफी उम्दा होगा और काफी शानदार। लेकिन इसमें एक बात मुनफरिद है, वो मुनफरिद बात ये है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ये मुनफरिद बात नहीं है हसन? यस इट इज, ये बहुत ही मुनफरिद बात। और कोई मदरसा है जिसकी टीम यहाँ तक पहुंची है, या पाकिस्तान का ये वाहिद मदरसा है बैतुल-सलाम तलागंग जिसकी टीम यहाँ तक पहुंची है? पाकिस्तान का एक ही मदरसा है और गालिबन कोई मदरसा नहीं है जिसकी टीम पहुंची हो। सी, ये सबसे मुनफरिद बात है। शुरू तो हो रही है। चले अब ठीक है, अब अपनी टीम के बारे में बताइए, कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी अदा करता है, कैसे आप लोग ड्यूटीज को, अपने टास्क को डिवाइड करते हैं, कितना टाइम आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को दिया? यस, मेरी जो टीम है वो है कि 3D मॉडलिंग, मैं एक मॉडल बनाता हूँ डिज़ाइन के, हमारा रोबोट किस तरह का होगा और कैसी उसकी सेटिंग होगी। उस मतलब कि पहले मैंने स्केच किया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर मैंने उसका 3D मॉडल बनाया है जहाँ पे आप उसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होंगे और हमें उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। और शहरियार और जी आप बताइए, प्लीज़ बताइए। मेरा इसमें रोल ये था कि जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड मींस किसी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो या बैटरी वगैरह में कोई इशू हो तो उसे सॉल्व करना। I also write reports, यानी इसमें जो रिपोर्ट्स होंगी वो सब लिखनी थी और साथ ही साथ अपना पूरे प्रोजेक्ट को एक रिटर्न व्यू भी दे देना, यानी अगर कोई मसला हो जाए तो उससे भी उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास कोई बैकअप होना चाहिए। तो उसके लिए हर काम जो हो रहा था उसके साथ साथ रिपोर्ट भी लिखी जा रही है। ग्रेट। शरियार, इफ यू कैन एलैबोरेट दैट फेस्टिवल फॉर अस, कि उसमें कितने और कैटेगरीज हैं, आपकी कैटेगरी की क्या इंपॉर्टेंस होगी, ताकि जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाएं कि छोटा काम नहीं किया। टोटल इस टेक्नोफेस्ट 2018 में शुरू हुआ था टर्की में। फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन 2018। तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टर्किश गवर्नमेंट और टर्की की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसमें लास्ट ईयर मैंने पहले भी बताया कि 20,000 टीम्स वर देयर और इसमें एटलीस्ट अराउंड देयर आर 11 डिफरेंट कैटेगरीज और वो कैटेगरीज फर्दर आगे कैटेगराइज्ड हैं, उसमें आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। हमने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो था टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं लाइक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, रोबोटिक्स, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एयर शो और बहुत सारी दूसरी भी हैं और जिसमें पूरी दुनिया से टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि we were watching the video on TRT, the things that have signified, that have given the importance to Turkey. So Great. this was one of the main thing, Technofest जो था, one of the main thing that happens in Turkey every year. ये main thing थी जो टर्की को, जिसकी वजह से टर्की को एक importance मिली, एक significance मिली। Great. And Sharar, these 87 points are in fact 30% so far. So how optimistic are you to win this? 100%. Great. All the best to Team Blatu. जबरदस्त आप लोग काम करें जनाब, और हमारी बेस्ट आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग इसको जीत कर आएँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे अब फाइनल का एक सिर्फ मार्का बाकी और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट इनका जीतेगा। अब बड़ी जल्दी से एक अहम खबर आपको दे देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल मालिकान की फौरी स्कूल्स खोले जाएं ऐसी इस्तदा की थी। स्कूल मालिकान ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना तो हुकूमत का काम है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ है। सुहेल रशीद, बहुत उम्मीद थी स्कूल मालिकान को, बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। तकरीबन ऐसा ही है, स्कूल मालिकान को उम्मीद तो थी, लेकिन उन्हें जो है अब रजू करना पड़ेगा मुतलका फोरम से, जो कि पीरा अथॉरिटी है, उसे रजू करने का कहा गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से। और उनकी जो इस्तदा थी कि अदालत अहकाम जारी करके स्कूल खुलवाए,
ये मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सदर मिनेला का कहना था कि सिर्फ हर्ज स्कूल मालकान का नहीं हो रहा, बच्चों की तालीम का असल हर्ज हो रहा है। तो यकीनन ये विफाकी गवर्नमेंट के सामने भी ये सारे मसाइल होंगे दरपेश और उस पर कुछ न कुछ तो सोच ही रहे होंगे। ऐसा तस्वर नहीं किया जा सकता कि हुकूमत को ये सारे मसाइल जो हैं वो मालूम नहीं होंगे या वो इस पर गौर नहीं कर रहे होंगे। साथ ही चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि जो पॉलिसी मामलात हैं उन पर फैसला करना हुकूमत का ही इख्तियार है, क्योंकि वो अवाम को जवाबदेह हैं, तो अदालत इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। स्कूल मालिकान को ये हिदायत भी की गई कि वो मुश्तरका कोई पॉलिसी इख्तियार करें और इकट्ठे जो पीरा अथॉरिटी है प्राइवेट स्कूलों से मुतालिक उसके पास जाकर अपने जो भी उनके मसाइल हैं वो उसके सामने रखें। बेहद शुक्रिया सोहेल रशीद, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। एक और खबर आपसे शेयर करते हैं। रावलपिंडी का इलाका चौंतरा, यहाँ पर 9 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारियां जारी हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम दानिश को 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद अब 10 हो गई है। मरकजी मुलजिम दानिश ने खवातीन और बच्चों को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। सद्दाकत अली हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सद्दाकत, काफ़ी वक्त लगा मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी में। जी साहब, ये बिल्कुल थाना चौंतरा का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ 9 अफराद को कत्ल किया गया था। पुलिस जो है वो पूरे इलाके को घेरे में लिए हुए थी। ताहम आज सुबह जो है वो 4 मरकजी मुलजमान, जिसमें मरकजी जो मुलजम है रबवाज, उसका बेटा दानिश, उसका दूसरा बेटा इकराम, उसका भाई और उसका एक भतीजा जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और मुलजम दानिश ने इस बात का एतराफ़ किया है कि एतराफ़ जुर्म भी उसने कर लिया। बेहद शुक्रिया सदाकत, आपने हमें इस सिलसिले में अपडेट किया। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अगर बाहर निकलें तो बहुत एहतियात के साथ, और कराची में रहते हैं तो एहतियात ज़रा डबल कर लें क्योंकि आज भी बारिश होनी है। ट्रिपल कर लीजिए। एनीवेज जी, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।